Sahani, welcome to my channel. तो all the class 12 students, अभी हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस को। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये वो पहला चैप्टर है जो आपने पढ़ना है अपने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में। और अगर किसी भी बच्चे को अभी तक ये चैप्टर पढ़ के बुक से डिफिकल्ट लगा हो या क्लास में समझाओ तो समझ नहीं आया हो तो आज से अपनी सारी टेंशन्स को डिलीट कर दो क्योंकि तुम्हारी सिमरत दीदी तुम्हें पढ़ाने आ गई है क्लास 12 ह्यूमैनिटीज का इंटायर सिलेबस। तो मैं सिमरत सहानी और मैं अपने चैनल पे लगभग 5 सालों से ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ ईच एंड एवरी चैप्टर डिटेल्ड वे में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बैचेस लॉन्च नहीं करे हैं मैंने तुम्हारे लिए, करूंगी भी तो कभी भी यूट्यूब पे ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें फ्री में नहीं पढ़ा रही होंगी, पढ़ाऊंगी भी यहाँ पे आके, वो भी क्वालिटी के साथ में, और साथ ही के साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज और तुम सोच रहे हो यार मैं इस साल कैसे अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, मेरे को पढ़ाएगा कौन, मेरे को दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बस मेरा चैनल देखो, उसे सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, तुम टॉपर बन के रहोगे। तो अगर तुम्हें टॉपर बनना है ह्यूमैनिटीज का, हमारा ड्रीम होता है, हर बच्चे का ड्रीम होता है टॉपर बनना। एंड जब मैंने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करी थी मेरा ड्रीम था यार मैं स्कूल की टॉपर बनूं, मैं अपने स्टेट की टॉपर बनूं, तो स्कूल की टॉपर तो मैं बनी भी, ठीक है। और ये मेरा मिशन है कि मैं बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के बच्चों को इस साल टॉपर बनाऊं, पिछले सालों भी बनाए हैं। तो भाई जिसको टॉपर बनना है जल्दी से लिख दो आई विल बी द टॉपर ऑफ ह्यूमैनिटीज दिस ईयर इस कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर एक फाउंडेशन है आपकी क्लास 12 स्टार्ट करने का। ओके, समझ गए? यहां आ गए हो तो टेंशन भूल जाओ, बस पढ़ना पड़ेगा ये समझ लो। मेरे चैनल पे आई हो तो मैं पढ़ाई करवाती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करा रही हूँ, लाइव आ गई पढ़ा रही नहीं हूँ, बातें कर रही हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ चैप्टरों के बीच में, नहीं। मेरे चैनल पे आई हो तो टोटल पढ़ाई हो रही होगी, तुम्हें चीजें समझ में आ रही होगी और बोर तुम एक पैसे का भी नहीं होने वाले हो, ठीक है। बोर वे में चैप्टर पढ़ाना मेरे स्टाइल नहीं है, ठीक है जी। तो चलो शुरू करते, धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर से लेकर नोट से लेकर आप लोगों का इस साल का चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, सब कुछ मैं लर्न भी करवा दूंगी, पढ़ा भी दूंगी। बस तुम चैनल से कनेक्टेड रहना और डेली बेसिस पे गाइस पढ़ाई करते रहना। पढ़ना तो पड़ेगा, लेंथी सब्जेक्ट्स हैं हमारे सारे के सारे, तो पढ़ना तो पड़ेगा हम लोगों को। अब हम शुरू करने वाले आज कौन से चैप्टर से? अपना एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो हमारी फर्स्ट बुक का चैप्टर, पता है ना। पॉलिटिकल साइंस में हमारी 2 बुक्स है, एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसमें पूरी दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरा है हमारे कौन सा, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें पहला चैप्टर है चैलेंजेस। इसके बाद अगली वीडियो डायरेक्ट मैं चैलेंजेस अपलोड करूंगी, तो दोनों ही प्लेलिस्ट आपके लिए बन जाएंगे और तुमने पढ़ना शुरू कर देना अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस को आज से। तो सबसे पहले अपने नाम बता दो कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नाम बता दो इस कमेंट सेक्शन के अंदर, तुम्हारा नाम क्या है, और साथ ही के साथ में डेट भी लिख दो जिस दिन तुम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ रहे हो। सबसे पहले डेट लिख दो जिस दिन आप एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर को पढ़ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी फाइनली। तो मैंने आपको बता दिया बुक कौन सी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है, ये लगा दी पीआईपी, देख ली, ये बुक है हमारी। इसका मतलब क्या हो, कंटेम्प्रेरी मतलब पर्टिकुलरली आज का जो समय है, वर्ल्ड मतलब दुनिया, और पॉलिटिक्स मतलब स्ट्रगल फॉर पावर। पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, पावर जो है होती है ना, मतलब ताकत बोलो तुम, सत्ता बोलो, उसका जो वो पावर के लिए जो स्ट्रगल होता है ना, वो हम पढ़ेंगे पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। कि किस कैसे बेसिस पे जो है हम कहते हैं आज के समय पे, तुम कहते हो यार अमेरिका बहुत पावरफुल है, यूएसए इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। हम कहते हैं यार रशिया इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल, हमारी कंट्री इंडिया वी आर ऑल्सो वेरी पावरफुल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। हम कहते हैं भैया इजराइल बड़ा पावरफुल है, हम ऐसे कंट्रीज़ को पावरफुल कहते हैं। तो आज आप जानोगे कि एक कंट्री पावरफुल क्यों बनती है, और ये जो यूएसए जिसको हम इतना पावरफुल कहते हैं ये इतना पावरफुल है क्यों, ये इस बुक को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। और जो हमारी सेकंड बुक है उसमें आप हमारी अपनी कंट्री इंडिया के बारे में सब कुछ जानने वाले हो कि इंडिपेंडेंस से के बाद से हम आज तक जो है हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स कैसे चली है। तो ये चैप्टर है हमारा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्या किसी को बाइपोलैरिटी का मीनिंग पता है पहले से? बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा। हम ये बाइपोलैरिटी का मीनिंग समझने के लिए ऐसे नहीं आने का ये चैप्टर समझ में, ये चैप्टर आप रीड कर लो, तुम्हें समझ में नहीं आने का जब तक तुम्हें कोल्ड वॉर के बारे में नहीं पढ़ा होगा। कोल्ड वॉर, ठीक है, ठंडा वॉर जो होता है, बिल्कुल आइस चिल वॉर जो होता है ना, आइसक्रीम वाला वॉर, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। कोल्ड वॉर के बारे में क्यों जानना पड़ेगा, कोल्ड वॉर के बारे में? एक्चुअली तुम्हारे लिए चैप्टर डिलीट हो गया, आई डोंट नो क्यों डिलीट हुआ,
होना चाहिए था डेफिनेटली। आप लोगों के सिलेबस में कोल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CUET में कोल्ड वॉर के क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो पढ़ना तो पड़ेगा CUET। आप कहाँ से पढ़े, तो तुम्हारी सिमरन दीदी है ना, इसी चैप्टर का ये जो अभी स्टार्टिंग के 5 मिनट्स होंगे, मैं तुम्हें कोल्ड वॉर का रेफरेंस दे दूंगी जितना आपको समझने के लिए ज़रूरी है, और फिर आपको बाइपोलैरिटी समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप कोल्ड वॉर नहीं जानोगे क्या होता है तब तक नहीं आता भाई साहब बाइपोलैरिटी समझ में। तो चलो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जानने के लिए पहले हम जानते हैं भाई कोल्ड वॉर कब हुआ था एंड व्हाट वाज कोल्ड वॉर। तो देखो आप, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ हमारा 1914 से 1918 में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 चला 1939 से 1945 में। वर्ल्ड वॉर 2 याद है आपको, वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें एलाइड और एक्सिस पावर्स, देखो 1939 से 1945 में वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब किसके बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर, कौन लड़ रहा था आपस में, तो आपको भी बहुत सारी कंट्रीज लड़ी थी। तो उन कंट्रीज को हमने 2 ग्रुप्स में बांट रखा है, एक थी एक्सिस और एक थी अलाइड। एक्सिस में कौन थे, जर्मनी, इटली, जापान, GIJ, ये तीनों थे एक्सेस के अंदर। और अलाइड फोर्सेस में थी ये USA, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, ब्रिटेन, UK, ठीक है, और कौन सा था, फ्रांस था, और एक देश और हुआ करता था जिसको कहते हैं USSR। इस देश के बारे में हमने बस एक वर्ड पढ़ा था क्लास 9th के अंदर, आई थिंक सो, उसके ज़्यादा कुछ हमने आज तक नहीं पढ़ा है, USSR। अब आप कहोगे दीदी हमारे वर्ल्ड मैप पे ये देश एग्जिस्ट नहीं करता है, USSR इसकी जो है पूरी की पूरी फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, USSR, इसको शॉर्ट फॉर्म में सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो इन दोनों के बीच में जो है क्या हुआ था, वॉर हुआ था। अब तुम्हें तो अभी पता नहीं है कि ये सोवियत यूनियन कौन सा देश है, तो आओ तो मैं मिलाती हूँ सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन कौन सा देश है, रशिया तो सबको पता होगा, आज के समय पे रशिया कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई पहले ज़माने में, कब की बात है ये, 1922 से लगभग आप मान लो 1991 तक एक देश हुआ करता था पूरी दुनिया के अंदर जिसको हम कहते थे USSR, और ये बहुत पावरफुल देश था, ये एक सुपर पावर था। इसमें कितनी कंट्रीज़ आती थी, इसमें टोटल में 15 कंट्रीज़ आती थी, जिसमें रशिया के साथ में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी। तो रशिया था और रशिया के 14 और भाई थे जिनका नाम यहाँ पे लिखा है, ये सब मिलके बनाते थे USSR। ये सब इकट्ठे थे एक साथ। आज आप देखते हो कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, पहले ये सब USSR के मेंबर थे, सारे इकट्ठे थे, ये एक देश था। कितने भाई थे ये देखो आप, रशिया, और लाइन वाइज पढ़ते हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो ये 15 कंट्रीज आज के समय पे सब अलग अलग है ना वर्ल्ड मैप पे, बट पहले ये 1991 से पहले, कोई बहुत पहले ज़माना तो नहीं, 1991 से बस पहले तक 1922 से 1991 तक ये सब एक देश हुआ करता था, एक बहुत बड़ा देश था, इसका नाम था USSR। USSR की जगह हम इसको सोवियत यूनियन भी कहते थे। तो इसने भी वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करा था, इस कंट्री ने भी। अब क्या होता है, 1991 में ये कंट्री टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और जिस दिन ये डिसइंटीग्रेट होती है उस दिन ही बाइपोलैरिटी खत्म हो जाती है। तो इस चैप्टर में आप USSR के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो अभी एक बार वो वाला मैप दोबारा बनाना पड़ेगा हमारे को, हमारा कौन सा, अलाइड फोर्सेस वाला और एक्सेस पावर वाला। तो एक्सेस में कौन थे, जर्मनी, बोलो मेरे साथ साथ, इटली और जापान था, और इस साइड एलाइड में कौन कौन था, USA था, USSR था, यानी कि यही जो मैं आपको कह रही हूँ बहुत बड़ा 15 देशों का एक देश था, और कौन था, और था ब्रिटेन, और था फ्रांस, ठीक है, मेन ये थे, ठीक है। चलो ये हो गई अलाइड पावर्स। अब क्या होता है यहाँ पे हमारा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। एट द एंड वर्ल्ड वॉर 2 कैसे ख़त्म होता है, जब जो अमेरिका है जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देता है, एंड उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है, ठीक है। और जो है जब ये वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है तो पता है पूरी दुनिया में क्या होता है, अलाइड फोर्सेस जो थी ये वाली USA, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जीत गई। तो वर्ल्ड वॉर 2 के विनर कौन थे, ये वाले थे, अलाइड वाले थे। अमेरिका जीत जाता है वर्ल्ड वॉर 2, ब्रिटेन जीत जाता है वर्ल्ड वॉर 2, USSR जीत गया वर्ल्ड वॉर 2, फ्रांस जीत गया वर्ल्ड वॉर 2, और ये हार गए जर्मनी, इटली, जापान वाले। अब जब ये सिस्टम हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स ये रहे, तो पता है दुनिया में क्या हुआ कि ये देखो, ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब कौन से कॉन्टिनेंट में है, आप कहोगे दीदी ये सब यूरोप में है। तो इनके अब बहुत तबाही हो चुकी थी। ये जो है ब्रिटेन, फ्रांस वॉर जीत तो चुके थे वर्ल्ड वॉर 2, बट फिर भी इनकी बहुत तबाही हो चुकी थी। ये बहुत ना इकोनॉमिक लॉस में थे इस समय पे, बहुत लॉस में चल रहे थे। जापान पे तो भाई न्यूक्लियर बॉम्ब ही गिर गया था। तो बचे कौन, बचे ये 2, USA एंड USSR। ये जो 2 देश थे इवन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये बहुत ताकतवर थे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत पैसा था,
बहुत मिलिट्री थी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स भर भर के इनके पास बने हुए थे। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू पूरी दुनिया में क्या हो गया, बाकी सब पावरफुल कंट्रीज तो वर्ल्ड वॉर टू करके बहुत ज़्यादा नुकसान में चली गई थी, बट ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए, पावरफुल बन गए। और इस सिचुएशन को हमने बोला कि 1945 के बाद से पूरी दुनिया कैसी हो गई है, पूरी दुनिया बाइपोलर हो गई है। बाइपोलर मतलब कि यूएसए एक तरफ, यूएसआर इतनी पावरफुल कंट्री बन गई थी, एक तरफ यूएसएसआर बन गई थी। इस बाइपोलैरिटी को डिपिक्ट करने के लिए हम एक ऐसा सा डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू क्या हुआ कि भाई पूरी दुनिया में क्या हो गया, ये देखो पूरी दुनिया में क्या हुआ, एक सबसे सुपर पावर क्या बन गई, सुपर पावर बोला जाता है, मतलब इससे ज़्यादा ताकतवर तो पूरी दुनिया में कोई नहीं था, कोई इनसे पंगा लेने की सोच नहीं सकता था। एक बन गई यूएसए और एक बन गई यूएसएसआर। क्या बन गई है, यूएसएसआर। और ये यूएसएसआर क्या है, वो 15 देश जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक तरफ हो गया यूएसए और एक तरफ हो गया यूएसएसआर। और इस सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को गाइस हम कहते हैं बाइपोलैरिटी। अब बाइपोलैरिटी कब से शुरू हो गई, जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ। तो वर्ल्ड वॉर टू कब खत्म हुआ, 1945 तक चली। कब तक बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी चली जब तक कोल्ड वॉर चला। मतलब कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ हमारा, वैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि पहले तो ये दोनों इकट्ठे थे ना वर्ल्ड वॉर टू के समय पे अलाइड फोर्सेस में। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू एंड होता है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, प्रॉपर वाले दुश्मन बन जाते हैं। अब दुश्मन क्यों बने, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी इनकी ना सोच नहीं मिलती थी। ये कहता था मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ, यूएसए कहेगा भैया मैं बहुत ताकतवर हूँ, और यूएसएसआर ये 15 भाई इकट्ठे ये कहते थे हम ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इन दोनों के बीच में ना इन्होंने पूरी दुनिया को बांट दिया था। आधे देश को यूएसए ने अपनी तरफ कर लिया और आधे देशों को ये यूएसएसआर ने अपनी तरफ कर लिया। ऐसा इन्होंने हमारी दुनिया को बना दिया था। और इसी टाइम पीरियड को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब से कब तक चला, ये देखो ये लिखा है 1945 से 1991 तक कोल्ड वॉर चला। यूएसए कहता था भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, यूएसएसआर कहता था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हमारे पास दो सुपर पावर होती है, उसे हम कहते हैं क्या, बाइपोलर वर्ल्ड या फिर बाइपोलैरिटी। एंड इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी, आज के समय पे कोई यूएसएसआर नाम का देश है नहीं है ना, तो मतलब ये जो है ये टूट गया था। अब ये टूट गया तो मतलब ये खत्म हो गया। और तो दुनिया में कितनी सुपर पावर रह गई, एक ही रह गई। तो जब ये यूएसएसआर खत्म हो जाता है तब ये बाइपोलैरिटी भी एंड हो जाती है और कोल्ड वॉर भी एंड हो जाता है। तो आज आप इस चैप्टर में यही जानोगे कि भाई एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हुआ कैसे। ये जो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे ना, तो ये जो एक दुश्मन था सोवियत यूनियन, इसके डाउनफॉल का रीज़न क्या था, ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। ये 15 भाई इकट्ठे थे, यूनिटी में पावर होती है, ये 15 के 15 अलग हो जाते हैं और अमेरिका जीत जाता है। अमेरिका एक सुपर पावर रह जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो अभी तक भी चल रही है। ठीक है जी। तो नाउ लेट्स स्टडी कि क्या हुआ था ऐसा कि भाई ये दोनों एक दूसरे के जो दुश्मन थे, इनमें से एक दुश्मन जो है बिल्कुल डिसॉल्व हो जाता है। तो इन दिस चैप्टर हमें यही पढ़ना है कि क्या हुआ कि ये बिल्कुल ही खत्म हो गए, एंड हो गए। तो उसे जानने से पहले हमें जानना होगा ये सोवियत यूनियन था क्या। हम लोगों को तो पता ही नहीं कौन सी कंट्री है ये। तो इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे सोवियत यूनियन क्या था, एंड फिर सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये एक सुपर पावर क्यों था, और देन हम पढ़ेंगे कि इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हो गया। ओके, अब एक चीज़ और जाननी है आपको ये सब जानने के लिए कि जो है यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन हमारी आजकल की दुनिया से बिल्कुल अलग था। क्यों था अलग, क्योंकि सोवियत यूनियन के अंदर कम्युनिज्म फॉलो होता था। कम्युनिज्म क्या होता है, एक आइडियोलॉजी होती है। और यूएसए अमेरिका, उसके अंदर क्या चलता था, कैपिटलिज्म चलता था। इनको कहते हैं हम आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, हम 11th में भी पढ़ के आए। याद है किसी को आइडियोलॉजी क्या होती है? अगर किसी बच्चे को लग रहा है यार दीदी जल्दी से पॉइंट पे आओ, बर्लिन वॉल और वो साइड नो बाइपोलैरिटी पढ़ाना शुरू करो, तुम स्किप कर लो, फिर आगे चैप्टर समझ में नहीं आने का। क्योंकि कोल्ड वॉर समझना पड़ेगा इतना आपको, अगर आपको समझना है हमारा पूरा का पूरा बाइपोलैरिटी, तो आपको समझना पड़ेगा सोवियत यूनियन के बारे में। तो सोवियत यूनियन में चलता था, देखो ये कम्युनिज्म। इस वाली जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो जल्दी से, मैं साइड हो रही हूँ। ये डिफरेंस याद कर लो। तो जो पूरा का पूरा सोवियत यूनियन था वो कम्युनिज्म पे चलता था। वहाँ की सरकार हमारे जैसी नहीं थी। अब हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया में सिंपल अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन अलाउड है ना, मतलब तुम्हारा अपना घर अपने नाम पे होगा, ठीक है। तुम्हारा अपनी कोई बिल्डिंग भी हो सकती है अपने नाम पे, तुम्हारा अपना कोई जो है अपनी शॉप होगी, अपना किसी का खेत होगा अपने नाम पे, ठीक है।
प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत, हमारे यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स है, मतलब कि एक इंसान के है वो, किसी का अपना स्कूल है, किसी का अपनी दुकान है, किसी का अपना घर है, किसी का अपना खेत है, ठीक है, और वो जो उस पर काम कर रहे हैं उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपने घर पे वो पैसा लेके जा रहे हैं, नुकसान है तो खुद भरेंगे, ऐसा होता है प्राइवेटाइजेशन। बट ये जो सोवियत यूनियन था यहाँ पे कम्युनिज्म चलता था। कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जहाँ पे कुछ भी प्राइवेट इंसान का नहीं होता है। यानी कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं एक शहर के अंदर, तो वो 100 के 100 लोग जिस घर में रह रहे हैं वो उनका खुद का नहीं है, वो किसका होता था, वो गवर्नमेंट का और स्टेट का होता था, यानी कि लोगों का और गवर्नमेंट का मिलके होता था। कोई फार्म है, कलेक्टिव फार्म्स हुआ करते थे, एक फार्म है उस पर जो है 50 फार्मर, 20 फार्मर, 30 फार्मर काम कर रहे हैं और सबको क्या मिलेगा, काम करने की वहाँ पे वेजेस मिलेंगी। ये नहीं है कि अपना फार्म है जो फसल बिकी उससे प्रॉफिट कमाए, नहीं, सबको वेजेस मिलती थी। वेजेस कौन देती थी, गवर्नमेंट देती थी। तो दिस वाज द सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म चलता था पूरे के पूरे सोवियत यूनियन में। और कैपिटलिज्म कहाँ चलता था, अमेरिका में। कैपिटलिज्म बिल्कुल आज के जैसा, बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसने अच्छी कमाई करी उसका प्रॉफिट, जिसने अच्छी कमाई नहीं करी उसका लॉस, ठीक है। अमेरिका के अंदर क्या थी, यूएसए के अंदर डेमोक्रेसी थी। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ पे जो है क्या था, यहाँ पे एक ही पार्टी का रूल था जिसे कहते थे कम्युनिस्ट पार्टी, और वो फ्री और फेयर बिल्कुल भी नहीं थी, करप्टेड थी बिल्कुल। तो भाई ये यूएसएसआर वाले कहते थे पूरी दुनिया को कि हमारी जो ये आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, ये बहुत अच्छी है, और इन्होंने अपना एक गैंग बना रखा था जिसको कहते थे वॉर्सो। ये कहते थे हमारी आइडियोलॉजी में आओ। तो जो यूरोप है ना, उसका ईस्ट यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ इसके वॉर्सो में चली गई थी, यानी कि यूएसएसआर के गैंग में। और इधर ये जो अमेरिका था यानी कि यूएसए है, ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, इनका कैपिटलिज्म चलता था। तो इन्होंने अपना गैंग बना रखा था जिसे कहते हैं नेटो। नेटो सुना है ना, आजकल भी तुम न्यूज़ में कई बार सुनते हो कि नेटो। तो इसका अपना गैंग था नेटो। ये सबको कहता था कि भाई तुम किस पे चलो, भाई तुम चलो उस पे, कैपिटलिज्म पे चलो, कैपिटलिज्म पे चलो। तो वेस्ट यूरोप की जो वेस्टर्न पार्ट है ना यूरोप का, उसकी बहुत सारी कंट्रीज़ ये इसके गैंग में चली गई थी, नेटो में। तो पूरे कोल्ड वॉर के समय पे क्या हो रहा था, दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ था नेटो, एक तरफ था वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो वाला यूएसएसआर का, नेटो यूएसए का। तो भाई गैंग बना लिए इन्होंने और अपने चमचे इकट्ठे कर लिए थे। ईस्ट यूरोप सारे चमचे बन के यूएसएसआर की साइड थे, और वेस्ट यूरोप सारे चमचे बन के इसकी साइड थे, यूएसए की साइड थे। और यही सारा किस्सा था कोल्ड वॉर का। अब ये कोल्ड वॉर में क्यों रहते थे, एक दूसरे के ऊपर बम फेंक के वॉर क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इन सब पे भैया किलो किलो, पता नहीं कितने किलो, टन्स ऑफ किलोज में क्या था इनके पास, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, जो भी है, बहुत भर भर के इनके पास न्यूक्लियर वेपन थे। इतने न्यूक्लियर वेपन थे इनके पास कि भाई ये अगर एक बॉम्ब अगर यूएसएसआर ने अमेरिका पे फेंक दिया तो अमेरिका 250 फेंक देगा उधर से, वो 250 फेंकेगा तो वो 500 फेंक देगा। इतने इनके पास बॉम्ब्स थे। तो ये लड़ाई नहीं कर सकते थे। कितना एक दूसरे में सोचो, कोई तुम्हारा पीटने का मन करो, किसी को पीट नहीं सकते। क्यों नहीं पीट सकते भाई, लॉजिकल नहीं है। तो इनका वॉर करना भी लॉजिकल नहीं था। क्यों, क्योंकि पता है अगर इन्होंने एक न्यूक्लियर वेपन फेंक दिया तो वो 50 फेंक देगा, ये 50 फेंकेगा तो ये 100 फेंकने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग वॉर नहीं करते थे, और तभी इस वॉर को क्या बोलते थे हम, कोल्ड वॉर, ठंडा वॉर। और थैंक गॉड कोल्ड वॉर ही रहा, ठंडा वॉर गर्म वॉर नहीं हुआ, क्योंकि गर्म वॉर होता तो शायद आज हम होते ही ना, पूरी दुनिया को ही इन्होंने न्यूक्लियर वेपन से उड़ा दिया होता। ठीक है, तभी आप ये जो मूवीज़ देखते हो उनमें वो न्यूक्स दिखाती है, न्यूक्लियर वेपन वो रशिया से आ रही है। ये सब स्क्रिप्ट कहाँ से बनी है, ये इस कोल्ड वॉर से बनी है। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर ख़त्म होता है जब ये यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्यों हुआ वही पढ़ेंगे चैप्टर में। तो कम्युनिज्म क्या होता है, इट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर देयर इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। सब कुछ गवर्नमेंट का नहीं होता, गवर्नमेंट और जनता का मिलके होता है। बट क्या है, जनता पे क्या ही जाता है, इतना करप्शन होता है, सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और ब्यूरोक्रेट्स ही अपनी जेबों में भरते रहते थे, लोग तो वेजेस और सैलरीज पे ही जीते रहते थे। ठीक है, और क्या होता है साथ ही के साथ में, इसको हम कहते थे पॉलिसी ऑफ द ईस्ट। ईस्ट तरफ है ना, ये मैप का ईस्ट तरफ में रशिया है, सोवियत यूनियन ईस्ट में था, इसको पॉलिसी ऑफ ईस्ट कहते थे। इसमें टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती थी, यानी कि वो गवर्नमेंट जो जिसका बहुत दबदबा होता है, आप ये मान लो, जो इतना ज़्यादा ओपन नहीं होती, लोगों की बात ये नहीं है, सीधा मान लेगी वो गवर्नमेंट। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्रेस गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि मीडिया गवर्नमेंट के हिसाब से चलती थी। वहीं पर अमेरिका में क्या चलता था, कैपिटलिज्म में अमेरिका ही बोलूँगी तो यूएसए समझ जाना। अमेरिका में क्या चलता था, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अलाउड होता है। ये पॉलिसी ऑफ वेस्ट थी, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होती है, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी आइडियोलॉजी बेटर है, कैपिटलिज्म बेटर है या कम्युनिज्म, कमेंट करो। तो आप कहोगे यस दीदी, इन टुडेज वर्ल्ड कैपिटलिज्म इज़ बेटर, क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए। तो यही हुआ था, यही मेन रीज़न है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का, कि इनके यहाँ कम्युनिज्म चल रहा था, इन्हें कैपिटलिज्म लाना था, और वो लाते लाते ये डिसइंटीग्रेट हो गए। तो भाई जिस चीज़ में कमियां हैं वो हारेगी तो सही ना, तो इसीलिए ये हारता है। बट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे
कि भाई ये हारा एटलीस्ट मतलब कि असलियत में क्यों था। तो विद दिस अब आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। तो आई डोंट नो कितने मिनट की वीडियो होगी, 15 की होगी, 10 की होगी, 20 होगी। तभी मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था स्किप इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी कोल्ड वॉर, और इस मिनट से स्टार्ट कर दो। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है, जो तुम बहुत समझदार हो, ये 15 मिनट रीलों पे धक्के खा के टाइम वेस्ट नहीं करा, कोल्ड वॉर समझ थोड़ा थोड़ा समझ लिया जितना समझना जरूरी था तुम्हारे को, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, बर्लिन वॉल। अब तुम समझ पाओगे भाई बर्लिन में क्या किस्सा होता। बर्लिन याद है, बर्लिन वो मनी हाइस्ट में भी था एक बर्लिन, ठीक है। तो बर्लिन के क्या था, वो मनी हाइस्ट में याद है, वो शहरों पे अपना नाम रखते थे। तो ये बर्लिन क्या है, ये जर्मनी का एक शहर है। अब जर्मनी में जैसे मैंने आपको कहा, यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था भाई, वेस्ट यूरोप चला गया था यूएसए का चमचा बनने, और ईस्ट यूरोप आ गया था, हम आपस में बात करें ये चमचा लैंग्वेज सही है, ईस्ट यूरोप वाले चमचे बन गए सारे के सारे यूएसएसआर के। तो अब बर्लिन में क्या किस्सा हुआ, बर्लिन के अंदर ये देखो, बर्लिन क्या है, जर्मनी की एक सिटी है। और जो है क्या हुआ बर्लिन के अंदर, अब बर्लिन में ना, बर्लिन सिटी के अंदर ऐसा बंटवारा हो गया, क्या हुआ, एक बहुत लंबी दीवार बर्लिन के अंदर खींच दी गई। कब खींची थी ये बर्लिन के अंदर ये दीवार, यहाँ गिवन है आपको, दैट जो बर्लिन वॉल है वो बिल्ट हुई थी 1961 में। 1961 में बर्लिन वॉल बन गई, और ये बर्लिन वॉल ने ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से डिवाइड कर दिया। और उससे क्या हुआ कि ये देखो, ये जो ईस्ट बर्लिन की साइड थी ना, ये तो हो गई भैया यूएसएसआर का चमचा, यानी कि इन्होंने अपने यहाँ लगा लिया क्या, कम्युनिज्म। अब अगर मैं पहला टॉपिक तुम्हें ये बताती कि भैया ये ईस्ट बर्लिन कम्युनिज्म फॉलो करने लग गया है, तो क्या पल्ले पड़ता तुम्हारे, तुम्हें पता ही नहीं कम्युनिज्म, तो समझोगे क्या। और ये ईस्ट वाले यूएसएसआर के साइड क्यों चले गए, तुम्हें समझ में ही नहीं आता। तो कोल्ड वॉर चल रहा था ना, ये चमचों का गैंग कर रहे थे, किसके गैंग में ज़्यादा चमचे होंगे। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, बर्लिन का तो बीच में से ही पिज्ज़ा की तरह बंटवारा हो गया। जो ईस्ट बर्लिन था, सपोज करो ये ईस्ट बर्लिन है, तो ये चला गया कम्युनिज्म की तरफ, और ये यूएसएसआर का साथ देने लग गया, इसने वार्सो पैक्ट का हिस्सा बन गया। और ये बात करो आप वेस्ट बर्लिन, तो ये बन गया हमारा किसका हिस्सा, यूएसए का हिस्सा। इन्होंने अपने यहाँ कैपिटलिज्म लगा लिया। तो 1961 में ये दीवार बन जाती है, ईस्ट वाले यूएसएसआर की साइड एंड वेस्ट वाले यूएसए की साइड हो गए। अब क्या होता है, बड़े मजे में सब जी रहे थे, ठीक है भैया, ये कहते थे हम बढ़िया, ये कहते थे हम बढ़िया। ये दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी, मतलब शहर को डिवाइड कर दिया दीवार डाल के। और ये दीवार 28 सालों तक रही थी, यानी कि 28 सालों तक ईस्ट और वेस्ट बर्लिन अलग अलग थे। बट देन क्या होता है, और 9 नवंबर 1989 को जो ये था ना, ये ईस्ट बर्लिन वाले ये इस दीवार को तोड़ देते हैं, यानी कि जो यूएसएसआर का साथ देते थे वो लोग इस दीवार को पूरा तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं, क्योंकि अब इन्हें कम्युनिज्म के साथ नहीं रहना था, इन्हें यूएसएसआर पसंद नहीं था, अब इन्हें यूएसएसआर के साथ नहीं रहना था, इनको कैपिटलिज्म ज़्यादा पसंद आ रहा था। ये दीवार से झाँक के देखते थे उधर, यार ये तो ज़्यादा बढ़िया जी रहे हमारे से। तो इन्होंने 28 सालों बाद ये दीवार तोड़ दी। ये देखो, ये रही फोटोज़, ये देखो लोग यहाँ इकट्ठे हैं। आज के समय पे म्यूज़ियम में बर्लिन वॉल के टुकड़े रखे गए हैं, और अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्लिन वॉल वहाँ पे है, फॉर मेमोरी के लिए रखी हुई है। देखो ये सारे लोगों ने इकट्ठे होकर, सारे ईस्ट बर्लिन के लोग उतर गए, और भैया हथौड़े लेके इन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया। ये देखो एक आदमी है, ये कैसे दीवार में पूरा क्रैक कर रहे हैं, इन्होंने वो पूरी दीवारों को ये ईस्ट बर्लिन के लोगों ने तोड़ दिया। एंड दिस जो है, इससे क्या हुआ, जो जर्मनी का ये जो बर्लिन है ये यूनिफाई होगा, पूरा का पूरा क्या हो गया, अब एक ही है बर्लिन, और सब अमेरिका वालों की तरफ हो गए। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। और यहाँ से वो कहते हैं ना, जैसे वो कोई जैसे पत्ते होते हैं, पत्तों का तुम घर बनाओ और एक पत्ता गिराओ तो नीचे के सारे गिर जाएंगे ना, तो ये ऐसा ही हुआ, ताश के पत्ते मैं कह रही हूँ, वैसा ही हुआ सोवियत यूनियन के साथ, कि ये जो बर्लिन वॉल टूटी, वहाँ से पूरा कम्युनिस्ट ब्लॉक जो है टूटना शुरू हो गया था इनका। अब सबने गिरना था। बस 1989 में ये टूटी, 1991 में पूरा सोवियत यूनियन अलग हो गया। तो दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। और कम्युनिस्ट ब्लॉक क्या है, सोवियत यूनियन। तो भाई अब पढ़ लिया, बस क्लाइमैक्स तो देख चुके हो तुम इसका क्या होगा हमारे सोवियत यूनियन का, बट फिर भी हम जानते हैं सोवियत यूनियन क्या था, क्यों था ये इतना बड़ा डॉन सोवियत यूनियन। सो लेट्स स्टडी। तो व्हाट वाज सोवियत यूनियन। तो जो सोवियत यूनियन है उसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा बताना है। सोवियत यूनियन को हम यूएसएसआर कहते हैं। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। एंड इट केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन इन रशिया 1917। तो 1917 में रशिया में शुरू होता है सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन, और इसके बाद बनता है क्या, ये पूरा का पूरा यूएसएसआर। पहले नहीं था कि ऐसे ये 15 भाइयों का एक देश था, नहीं, पहले रशियन एम्पायर हुआ करता था। तो टोटल में जाके आप मानो, आपको बुक में डेट नहीं बता रखी है,
1922 के अंदर जो है ये बन जाता है, इस्टेब्लिश हो जाती है। ये देखो मैंने गूगल से फ़ोटो लगाई है, पढ़ो इसको, ठीक है। 1922 के अंदर, दिसंबर की डेट ये मैंने ना, हाँ 1922 के अंदर ये USSR पूरा का पूरा एक बड़ा देश बना लेते हैं। ये सारे एक ट्रीटी साइन करते हैं और ये अपना देश बना लेते हैं, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम कहते हैं सोवियत यूनियन। और ये किस आइडियाज़ पे बेस्ड था? सोशलिज्म के। सोशलिज्म वैसा ही मान लो आप, कम्युनिज्म जैसा, वैसे अलग होती है सोशलिज्म कम्युनिज्म आइडियोलॉजी भी, बट वही कि सब कुछ कम्युनिटी का होगा, गवर्नमेंट सब कुछ चलाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं होगी, जो है बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट प्राइवेट नहीं होंगे, जो होगा गवर्नमेंट अपनी देखरेख में कराएगी, ऐसी आइडियोलॉजी होती है ये सोशलिज्म भी। तो इन्होंने क्या कहा कि हम अपना ये सोवियत यूनियन बनाएंगे और अपने देश को स्ट्रांग बनाने के लिए सब कुछ हम गवर्नमेंट के कंट्रोल में देंगे, ऐसा इन्होंने अपना USSR बनाया। और कैपिटलिज्म को पूरा प्रॉपर अपोज करा, यानी कि वही कैपिटलिज्म क्या हुआ, वही प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली, उसको मना कर दिया, भाई किसी का अपना घर नहीं होगा, किसी का खेत नहीं, किसी का कुछ भी नहीं होगा, सब होगा गवर्नमेंट का। एंड जो है इस वजह से, एंड द नीड फॉर इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है? इन्हें इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनानी थी कि भाई वैसे क्या होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी में, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा भाई हम ऐसा देश बनाएंगे जहाँ ना कोई बहुत अमीर होगा, ना कोई बहुत गरीब होगा, सब इक्वल होंगे। ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने USSR की स्थापना करी। 1922 में USSR बन जाता है। एंड दिस गेव टू अ राइज ऑफ न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन रशिया। वही सोशलिज्म जो है से कम्युनिज्म को ये अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरे हिस्ट्री के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा अटेम्प्ट था प्राइवेट प्रॉपर्टी हटाने का। यानी कि तुम सोचो तो 15 देशों ने मिलकर कह दिया हमारे यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट था। एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जो वर्ल्ड वॉर II के बाद में जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, जो बहुत थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, इकोनॉमिक लॉस में थी, वो भी जाके जो है वार्सो पैक्ट साइन करके कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगती है। और मैंने तुम्हें क्या करना, शॉर्ट फॉर्म में USSR का चमचा बन जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये 15 इकट्ठे तो कम्युनिज्म अपने देश में चला ही रहे थे, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II बहुत सारी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ भी इनके गैंग में शामिल हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वार्सो पैक्ट। कौन कौन सी थी वो? बहुत सारी थी। कोल्ड वॉर पढ़ते तो उसमें पता चलता, जैसे कि ईस्ट जर्मनी मान लो तुम, ईस्ट बर्लिन मान लो। ईस्ट बर्लिन इसकी तरफ चला गया USSR की तरफ, और क्या लगा लिया, कम्युनिज्म लगा लिया, ठीक है। तो ये एक बार फिर से ये फोटो देख लो, ये था पूरा कम्युनिस्ट वाला हमारा सोवियत यूनियन। रशिया इसका बस एक मेंबर था, बट ये सबसे बड़ा रशिया था इन सब में से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द मेकर्स ऑफ द सोवियत स्टेट गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्टी। यानी कि जिन्होंने सोवियत यूनियन बनाया, उन्होंने सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, और जो स्टेट थी यानी कि जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट और लोग, उनके हाथ में सारी पावर दी। तो मतलब मैंने आपको बता दिया, जो शहर में जो कुछ भी चीज़ें होंगी, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, घर है, वो सब किसका होगा, गवर्नमेंट का और लोगों का मिलके। लोगों को वेजेस और सैलरीज और सब्सिडीज़ मिला करती थी, किसी पे अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं थी। पूरे के पूरे सोवियत यूनियन के अंदर एक ही पार्टी का राज था, वन पार्टी रूल था। वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसके अलावा कोई और अपनी पार्टी बना ही नहीं सकता था, कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, उसी के इलेक्शन हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के। एंड ओपोजिशन पार्टी अलाउड ही नहीं थी, कोई अपोजिशन अलाउड ही नहीं था। एंड इकोनॉमी की अगर हम बात करते, वो प्लान्ड थी, पूरी की पूरी इकोनॉमी कौन प्लान करती थी? यही सोवियत यूनियन की सरकार जो थी कम्युनिस्ट पार्टी की। अब सोवियत यूनियन इतना बड़ा पावरफुल देश कैसे बना कि भाई ये मैंने आपको क्या बताया, वर्ल्ड वॉर II के बाद इन्हें कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। ये तो भाई समझ लो तुम, ये तब भी बहुत स्ट्रांग थे USA की तरह। तो ये इतने स्ट्रांग कैसे बने थे? तो सोवियत यूनियन बिकेम ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन एक सुपर पावर बन जाता है, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि जो है जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी थी ना वर्ल्ड वॉर II के बाद, 1945 के बाद, वो पूरे दुनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस समय पे, पूरी दुनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बट हाँ, USA से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसके टक्कर की थी आप मान लो। तो इसलिए ये सेकंड सुपर पावर बन गई थी। फर्स्ट सुपर पावर कौन था? वर्ल्ड वॉर II के बाद 1945 के बाद भाई सब इकोनॉमिक डिप्रेशन में थे, सब कंगाल हुए पड़े थे, सारे के सारे लोगों को जो है, हम भी, हमारे इंडिया, हमें तो अभी फ्रीडम ही नहीं मिला था, हम फ्रीडम फाइट के लिए फाइट कर रहे थे। और बाकी दुनिया की मानो तो वर्ल्ड वॉर II रूइंस के बाद, रूइंस में थी, पूरी दुनिया तबाह हो रखी थी। बट ये नहीं थे, अमेरिका तबाह नहीं था, दूसरा ये नहीं थे, इनकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही थी। तो अब इनकी इकोनॉमी क्यों बढ़िया चल रही थी ये हम जानते हैं। तो ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा,
तो आपको बताना होगा भाई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे सोवियत यूनियन के। तो भाई सोवियत यूनियन ऐसे ही नहीं, मैं कह रही हूँ सुपर पावर, अब मैं कह रही हूँ कि कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है तो उसकी कुछ बढ़िया बातें भी तो होंगी, तो बढ़िया बातें जानते हैं। तो सोवियत यूनियन की अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करो तो यहाँ मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं जो चारों तुम्हें लर्न करने हैं। इन स्लाइड्स को मैं प्रोवाइड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, सबको अपलोड कर दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये था कि भाई कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था उस ज़माने के अंदर, 1945 के अंदर। रेलवे, रोड, टेलीफोन, कम्युनिकेशन, पोस्टेज सब टॉप नॉच था इनका, बहुत बढ़िया था। इतना बड़ा यूएसएसआर, रशिया में ही आप देखो इतना रिमोट कॉर्नर्स है, बट वहाँ तक ऐसे इलाके जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक सड़कें बनी हैं, वहाँ टेलीफोन होगा, इतना बढ़िया इनका कम्युनिकेशन सिस्टम था। साथ ही के साथ में इन पे एनर्जी, भैया कुएँ भरे पड़े हैं इन पे तेलों के, आज भी इतना सारा तेल हम लोग भी रशिया से मंगाते हैं, और किर्गिस्तान, ये तजाकिस्तान, तो इन पे बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज थी, आयरन था, स्टील था, और बहुत बड़ी इनके यहाँ पे मशीनरीज और भी लगी हुई थी, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। ऐसी फैक्ट्रियाँ थी जो पिन से लेकर, यानी कि सेफ्टी पिन से लेकर गाड़ियों तक इनकी कंट्री के अंदर ही बनाती थी। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि एक कंट्री के लिए इंडस्ट्रियलाइज होना कितना ज़रूरी होता है। हमने भी फ्रीडम के बाद अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए, क्योंकि हमें पता था जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे। तो भाई इनके यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भाई क्या ही था, तबाही वो एकदम। सेफ्टी पिन से लेकर गाड़ियों तक ये सब अपने देश के अंदर खुद बनाते थे, बाहर के देश से कुछ नहीं खरीदते थे, सब खुद बनाते थे। एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली खुद ही करते थे, बट कुछ भी जो मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, रेडियो हो गया, फलाना ढमकाना, कोई भी चीज़ अगर तुम कह लो तो वो ये अपने घर पे ही बनाते थे, अपने यूएसएसआर के अंदर ही बनाते थे। हाँ, बस उसकी जो क्वालिटी होती थी वो अमेरिका वालों के लेवल की नहीं होती थी, बट फिर भी जो भी होता था अपने यहाँ ही बनाते थे। तो ये सब सेल्फ जो है सफिशिएंट थे अपने अंदर। नेक्स्ट, अगर हम इनकी तारीफ़ों की बात करें तो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरी तारीफ अगर मैं इनकी बताऊँ तुम्हारे को, तो द सोवियत स्टेट थी, यानी कि जो ये सोवियत यूनियन था, ये लोगों को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कोई भूखा नहीं मरता था सोवियत यूनियन में, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता था जिसे स्कूल जाने को ना मिले, कोई ऐसा नहीं होता था बीमार हो तो उसे इलाज ना मिले। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिलता था। ये सब सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करती थी। तो इमेजिन करो भाई सोवियत यूनियन क्या था कि मैंने एक कमरा बना दिया है, उसमें तुम्हें फ़ोन दे दिया, वाईफाई दे दिया, एसी चला दिया, चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ी, खाना पीना बढ़िया बढ़िया जो तुम्हें पसंद है, ठीक है, वो रख दिया और बंद कर दिया उसको, बाहर से ताला मार दिया। और मैंने क्या कहा, तुम रहो इसमें, तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, बस तुम्हें इस कमरे में बंद होकर रहना होगा। ऐसा था कुछ सोवियत यूनियन कि सब फैसिलिटी लोगों को मिलती थी, बस फ्रीडम नहीं था, बाहर जाने की जो है आज़ादी नहीं थी, उनको खुल के बोलने की आज़ादी नहीं थी उन लोगों को, ठीक है। तो जो है सब कुछ लोगों को मिला करता था। एंड सबसे बड़ी चीज़ आज के दुनिया में हम लोग क्यों परेशान हैं, बेरोज़गारी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट का नामो निशान नहीं था सोवियत यूनियन के अंदर, हर कोई एम्प्लॉयड होता था। और सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा देती थी गवर्नमेंट, सब्सिडी जैसे हमारे यहाँ भी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, महंगा होता है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्राइस पे करती है, बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडीज़ मिलती थी। एंड पूरी की पूरी इकोनॉमी के जो प्रोडक्टिव एसेट्स है, एसेट क्या होते हैं भाई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फार्म्स हो गए, वो सब किसके थे, स्टेट के थे। अब स्टेट मतलब क्या होता है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट और लोगों के, ये क्या कहते थे, ये पूरा सोवियत यूनियन किसका है, स्टेट का है। स्टेट मतलब क्या था, गवर्नमेंट खाली नहीं, गवर्नमेंट और लोग दोनों। बट हाँ, ये तो कहने की बात होती है, गवर्नमेंट और लोग दोनों था तो राज पूरा का पूरा कम्युनिस्ट पार्टी के जो है सारे के सारे लीडर्स का ही। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, भाई अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, बट कुछ कमियाँ तो थी ना, कुछ नहीं, बहुत बड़ी कमी थी। सबसे बड़ी कमी क्या थी सोवियत यूनियन की, सबसे बड़ी कमी थी ये कि सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक था और अथॉरिटेटिव था, मेकिंग लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर सिटीजन्स। लोग रह नहीं पा रहे थे सोवियत यूनियन के अंदर, आज़ादी नहीं थी। अब हमारे यहाँ क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, हमारे को प्रोटेस्ट करना, हमें कोई बात गवर्नमेंट की पसंद नहीं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो मीडिया है वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कह सकती, अलाउड है, ऐसा तो नहीं है ना कि प्रेस के ऊपर कुछ रोक है कि वो ये नहीं कह सकते, नहीं, फ्री मीडिया है हमारी, जैसे अमेरिका में है। वैसे ही अगर बात करो यहाँ पे, तो यहाँ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ तुम कुछ कह ही नहीं सकते हो, और गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं सुनती थी अपने खिलाफ कुछ, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव थी, जो मन करेगा अपनी करेगी, लोगों की नहीं सुनती थी। अब हम कुछ डिमांड करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, तो थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट मानेगी ही मानेगी, हमें पता है, अगर हमारी डिमांड सही है। ये नहीं मानते थे, ये बहुत अथॉरिटेटिव थे। साथ ही के साथ में ये बहुत ज़्यादा करप्ट भी होते जा रहे थे।
करप्शन भी बहुत फैल रहा था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। अब भैया 1945 के बाद की आप मान लो कि 1945 के बाद क्या लोगों को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए होगी? वो देख रहे हैं आसपास में हर जगह डेमोक्रेसी आ रही है और इनके यहाँ वन पार्टी रूल चल रहा था, तो ये परेशान होते हैं, ये डेमोक्रेसी मांगते हैं, डेमोक्रेसी नहीं देते थे। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से लोग पता है अपना नाराज़गी कैसे दिखाते थे? वो कार्टून्स बना के, जोक्स बना के जो है पेपरों में छाप देते थे कि भाई यह नाराज़गी दिखाने का अपना वो तरीका होता था। दूसरी गड़बड़ क्या थी? जितने भी सोवियत यूनियन के इंस्टीट्यूशन थे करप्ट हो चुके थे। हाँ, लोगों की मदद करते थे बट करप्शन फैल चुका था। जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उनकी तो पार्टी थी और लोग बेचारे सबसिस्टेंस पे जी रहे थे। सबसिस्टेंस क्या हुआ? भाई रोटी कपड़ा मकान तो दे रहे हैं ना, खुश रहो, ऐसा था। और वहाँ वो भैया क्या महल हो जैसे इनके घर होते थे, ये बॉल पार्टीज हो रही हैं और ऐश थी बिल्कुल उनकी, और लोग वही इतनी मेहनत कर रहे हैं बट फिर भी आप अगर एक समय आता है इंसान को क्या चाहिए होता है? भाई हम ग्रो करें। लोग वहाँ रहते हुए ग्रो नहीं कर सकते थे। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। और जो है सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि भाई ये जो सोवियत यूनियन था, वैसे तो ये 15 भाई ऑन पेपर तो सब एक जैसे थे, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, नहीं, ऑन पेपर सब इक्वल थे। बट अगर रियलिटी की बात करो तो रशिया डॉन बना फिरता था। रशिया सबके ऊपर अपना दबदबा रखता था, रशिया अपनी मर्जी चलाता था इन 15 भाइयों के अंदर। तो एक बारी क्या हुआ कि जो है इन लोगों के ना कल्चरल राइट्स को भी देने को मना कर दिया रशिया ने। कल्चरल राइट्स क्या होते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ने। जैसे आप देखो, आप ये पूरा का पूरे 15 देश मिलाकर एक देश था, तो ऐसा नहीं है कि सबकी लैंग्वेज सेम थी, नहीं, हर देश में अलग लैंग्वेज, जैसे यूक्रेन में अलग लैंग्वेज, रशिया में अलग लैंग्वेज, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब में अलग अलग लैंग्वेज, इनका कल्चर भी अलग अलग था, त्यौहार बनाएंगे अलग तरीके के, फूड आइटम्स अलग तरीके की। तो एक बारी क्या हुआ, इन्होंने अपनी कुछ कल्चरल नीड्स मांगी थी कि भाई हमें अपने कल्चर को इस तरीके से फॉलो करना है, तो इन्होंने वो भी करने को मना कर दिया। तो तब लोगों को आया गुस्सा। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज रही। आप कुछ भी मना कर सकते हो लोगों को, बट उनकी लैंग्वेज और अगर उनका कल्चर उनसे छीनने की कोशिश करोगे तो वो खुश नहीं रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था सोवियत यूनियन की डिसएडवांटेज का कि इन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को जो है कल्चरल रीड्स नहीं दी थी। और लास्ट में यही है दैट ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक। पेपर पे तो भाई यही है कि रशिया 15 में एक है, बट अगर रियलिटी की बात करो तो भाई रशिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और रशिया जो यूएसएसआर के अंदर रशिया था, सबको डोमिनेट करता था और लोगों की बात नहीं मानता था, सबको निगलेक्ट फील कराता था और जो है सप्रेस करता था, यानी कि नीचा दिखाया करता था। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी कमियाँ थी सोवियत यूनियन की। तो अच्छाइयाँ पढ़ ली भाई, बढ़िया इनकी वो है, इंडस्ट्री है, बढ़िया बढ़िया देश है। डिसएडवांटेज क्या है? गवर्नमेंट जो है करप्ट हो चुकी थी, ब्यूरोक्रेटिक हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव थी, लोगों के पास डेमोक्रेसी, फ्रीडम नहीं था, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस करप्शन में जा रहे थे, बहुत करप्शन फैला हुआ था और लोगों को इनफैक्ट उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस करने की भी आज़ादी ये नहीं दे रहे थे। तो इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज थी। अब बात करते हैं इनकी मिलिट्री की। अगर मिलिट्री की बात करें, आर्म्स रेस कहते हैं मिलिट्री को। आर्म्स क्या? यही आर्म्स, ये आर्म्स नहीं, आर्म्स कीपिंग क्वाइट पोएम पढ़ोगे आप, उसमें भी 12th में आर्म्स बोला जाएगा। तो आर्म्स क्या है? आर्म्स मतलब यहाँ पे है गोली बारूद, बम धमाके, न्यूक्लियर वेपन्स। तो अगर आर्म्स रेस की बात करो मिलिट्री की, तो अगर सामने से लड़ाई होती यूएसए और यूएसएसआर की, तो कभी भी ऐसा ना होता कि यूएसए जीत जाता, नहीं। की पावर में तो ये यूएसए यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के टक्कर के थे, ठीक है, हमेशा टक्कर देता था। बट द सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड द वेस्ट। बट सोवियत यूनियन बहुत पिछड़ा हुआ था अमेरिका से, किस में? टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्ट में, पावर में। तो इस वजह से ये बहुत पिछड़ा था। और दूसरा, लोगों को पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दे रहा था, लोगों के पास आज़ादी नहीं थी बोलने की, तो इसलिए भी वो पिछड़ा हुआ था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होने लगता है सोवियत यूनियन के अंदर कि ये जो मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपको कह रही हूँ, मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद करा था, फ्री वाईफाई, फ़ोन और ये खाने पीने के साथ, मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ें वापस लेनी शुरू। यार फ़ोन दे दो, आजकल बड़ा खर्चा हो रहा है, ज़्यादा पैसे नहीं, यार मैं वाईफाई हटवा रही हूँ, ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो आप क्या करोगे? और सड़ना शुरू कर दो, पागल हो गए क्या, कमरे में बंद रहेंगे, ऊपर से फ़ोन और वाईफाई भी नहीं मिल रहा। तो एग्जैक्टली इन सोवियत यूनियन कि पहले जो लोगों को फ्री में सब्सिडीज मिल रही हैं, जॉब्स मिल रही, ये वो मिल रही है, तो धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें कम होने लगती हैं। तो वेजेस एंड सैलरीज तो मिल रही थी लोगों को, बट फिर भी सोवियत यूनियन धीरे धीरे बहुत पिछड़ा हुआ होता जा रहा था, किससे? अमेरिका से। और एक समय ऐसा आता है कि सोवियत यूनियन में कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेजेस हो जाती है। कंज्यूमर गुड क्या है? जो आप खाओगे,
तो रोटी दाल हो गई आप लोगों की, टूथपेस्ट हो गया, नमक हो गया, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ये टेलीफोन हो गया, ये सब सिंपल चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब इनकी इंडस्ट्रियाँ डाउनफॉल पे जाने लगी और कंज्यूमर गुड्स भी कम होने लगे। क्यों, ये सब क्यों हो रहा था? ये बहुत खर्चा मिलिट्री पे करते थे और लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करते नहीं थे। तो एक समय ऐसा आया जब रशिया को खाना तक इंपोर्ट कराना पड़ गया। खाना, ये भैया जो पिन से लेके कार तक सब बना रहे थे, आज इन्हें खाना भी इंपोर्ट कराना पड़ गया, फूड ग्रेन इंपोर्ट कराने पड़ गए। ये सब कब हुआ? 1970s में ये सब होना शुरू हो गया। तो 1970s में जाके इनकी जो वो एडवांटेज हमने पढ़ी ना इकोनॉमी, वो डगमगाने लगती है। वो ही सोचो तुम कि मैंने 1970s आया और तुम जिस कमरे में बंद करा था वहाँ से मोबाइल ले लिया, फ़ोन हटा दिया, ये कर दिया, खाना भी हटा दिया, थोड़ा बहुत खाना रख दिया बस, तो तुम परेशान हो जाओगे, हमें नहीं रहना इस सिस्टम में। तो यही होता है सोवियत यूनियन में। बाय द 1970s इनकी इकोनॉमी भी खराब होने लगती है और स्टैग्नेट हो जाती है। एंड ये हो गई इसकी डिसएडवांटेज। तो सोवियत यूनियन आप समझ गए, पहले बहुत बढ़िया था, धीरे धीरे इसके डिसएडवांटेजेस हमें पता चल गई। अब आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे जो है गॉर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ये है मिखाइल गॉर्बाचोव जी, और इन्हें कहा जाता है कि ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये 15 भाई अलग हो गए थे, यानी कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इंजाम हम क्यों लगा रहे हैं गॉर्बाचोव जी पे? तो सबसे पहले जानते हैं ये गॉर्बाचोव जी है कौन। तो इनका नाम है मिखाइल गॉर्बाचोव और ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन के 1985 में। 1985 में एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, मतलब क्या, प्रेसिडेंट। भाई पूरा सोवियत यूनियन इनका पूरे लीडर बन गए थे ये सबसे बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के। और ये एक ऐसे इंसान थे जिन्हें पता था कि हमारी कंट्री में कमियां हैं, हमारी कंट्री अमेरिका से पीछे है। ये लोग अपने लोगों को कहते थे अरे तुम बहुत बढ़िया जी रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है वो अमेरिका वालों का हाल क्या है, वहाँ तो फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों पे, बट फिर भी वो बहुत बुरे हाल में जी रहे, तुम तो बहुत मज़े में जी रहे हो। ऐसे लोगों को बताया जाता था यूएसएसआर के लोगों को, और उन्हें पता भी नहीं था कोई ये थोड़ी है इंस्टाग्राम और फेसबुक उस समय में था तो देखते रहते उनको, नहीं कोई मीन्स ही नहीं था। वो बर्लिन वालों ने देखा था ना झाँक की इस बर्लिन से वैसे, तो उन्होंने तोड़ दी दीवार। अब ये बेचारे कहाँ से तोड़ते दीवार, कौन सी? तो क्या हुआ, गॉर्बाचोव जी आए और उन्होंने लोगों को असलियत बताई कि नहीं नहीं तुम्हें तो धोखे में रखा गया है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की और वेस्ट की, तो कैपिटलिज्म वाले तो हमारे से अच्छा जी रहे हैं, उनके पास ज़्यादा फ्रीडम है, अच्छी टेक्नोलॉजी। इन्होंने आके लोगों की आंखों पे से पट्टी हटा दी। और जब मैं पहले बात समझा रही हूँ, बाद में बुक की लाइनें पढ़ेंगे, और जब लोगों को पता चला कि अच्छा भैया ये रियलिटी है, वो हमारे से बेटर है, तो लोगों ने कहा बस ख़त्म करो इसे, सोवियत यूनियन एंड, हम चलाएंगे अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। बट जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं, तो इन लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो भाई ये जो है गॉर्बाचोव जी आते हैं और ये कहते हैं हम रिफॉर्म मतलब चेंज, कहते हैं हम चेंज लाएंगे यूएसएसआर में। ये जो इतना पुराना सिस्टम चल रहा है ना, करप्टेड भरा हुआ पुरानी सोच पे, मैं सोच को बदलूंगा, ये लाते हैं। और बहुत बढ़िया था, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी इतनी मस्त थी, मिलिट्री इतनी मस्त थी, इन्हें क्या ज़रूरत थी, बस एक डेमोक्रेसी ले आते अच्छे से, और वो ले आते तो आज भी शायद इतना बड़ा देश होता, यूएसएसआर इतनी बड़ी एक सुपर पावर होती, वो भी डेमोक्रेटिक हो जाती। अब इन्होंने सोचा कि भाई मैं चेंजेस ले आता हूँ तो हम भी बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने लोगों को आके बताया भाई वहाँ पे वेस्ट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, हाँ। और ये चाहते थे कि भाई ये जो कोल्ड वॉर की टेंशन है ना, ये ख़त्म हो जाए। ये जो गैंग बना रखे हैं, ये वॉरसो हो गया, ये नेटो हो गया, ये जो अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर चल रहा है, या हम ये पता है ये कोल्ड वॉर के समय पे रोज न्यूक्लियर वेपन बनाते रहते थे। अब कितना खर्चा होता है मिलिट्री पे, कितना खर्चा हो रहा था। तो ये गॉर्बाचोव आए, बहुत समझदार इंसान थे ये। तो ये 1980 इन्होंने कहा यार 1945 से कोल्ड वॉर चल रहा है, ख़त्म करो अमेरिका के साथ दुश्मनी, नॉर्मल कर लो अमेरिका के साथ रिलेशन, ये चाह रहे थे। बट जो इन्होंने चाहा उसकी वजह से पूरा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो देखो आप, गॉर्बाचोव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटाइज, और ये क्या चाह रहे थे भाई कोल्ड वॉर खत्म हो, डेमोक्रेसी आ जाए सोवियत यूनियन के अंदर, हैड सम अदर इफेक्ट, उसका इफेक्ट बिल्कुल उल्टा हुआ। नीदर ही, ना ही उन्होंने, नॉर एनीवन एल्स हैड एंटिसिपेटेड मतलब सोचा, किसी ने नहीं सोचा था कि गॉर्बाचोव जो भला काम करने निकलेंगे उसकी वजह से भला होने की जगह इनकी कंट्री ही पूरी की पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो ये देखो आप, गॉर्बाचोव जी हैं, ये गॉर्बाचोव 2 रिफॉर्म्स लेकर आते हैं सोवियत यूनियन में, एक था पेट्रोत्स्की और जो है दूसरा था, ठीक है। तो 2 रिफॉर्म लेकर आते हैं। ये गैलनोस्ट मतलब होता है ओपननेस। इन्होंने कहा ये जो ओपननेस नहीं है ना हमारी सोसाइटी में कि गवर्नमेंट जवाब ही नहीं देती लोगों को, नहीं हम ओपन होंगे, हम जवाब देंगे लोगों को। और हम पेट्रोत्स्की लेकर आएंगे, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग होता है इसका मतलब कि ये जो इंस्टीट्यूशन बहुत पुराने चल रहे हैं,
करप्शन फैला हुआ है, हम नया करेंगे सिस्टम को, हम डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। तो गोर्बाचोव ने क्या गलत करा भाई? एक ही तो कमी थी, मैं तुम्हें उस कमरे में रखा, वापस कर दी, चलो मैंने मोबाइल वापस कर दिया, वाईफाई लगा दिया, तुम्हें एक कमी थी क्या कि तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं, मैंने ताला खोल लिया, मैं कहा तो कभी कभी चले जाओ बाहर, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा चले जाओ बाहर, तो तुम तो डबल खुश हो जाओगे, अरे वाह फ्री फ़ोन वाईफाई ये भी, और ऊपर से स्कूटी भी मिल गई बाहर घूम के आने के लिए, तो वही सोचो तुम खुश हो जाते। और गोर्बाचोव ने भी ऐसे ही करने की कोशिश करी, बट इसके चक्कर में कुछ और हो जाता है। तो वो क्या कुछ और होता है वो आपको पता। गोर्बाचोव जी ने लगा दिए यहाँ पे 2 टाइप के रिफॉर्म। कौन कौन से लगाए? एक लगाया गैलेनॉज जिसे कहते हैं ओपननेस, और दूसरा रिस्ट्रक्चरिंग जिसे हम कहते हैं प्रितोर्स्की। अब इसमें क्या हुआ, तुम सिंपल लैंग्वेज में समझो, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी दे दी लोगों को, कुछ कुछ जगहों पे इलेक्शन होने लग गए, सोवियत यूनियन के अंदर डेमोक्रेसी ले आई है थोड़ी बहुत लेवल पे, और जो है लोगों को फैसिलिटीज़ देनी, फ्रीडम देना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये चेंजेस लेकर आ गए गोर्बाचोव जी, तो काफ़ी अच्छा सा कर दिया इन्होंने सोवियत यूनियन को। सबको शुरू में तो ऐसा ही लगा, बट जैसे ही गोर्बाचोव रिफॉर्म लेकर आते हैं, जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, जो इनका चमचा बन के बैठी हुई थी वार्सो पैक्ट के थ्रू, धीरे धीरे ये बगावत करने शुरू कर देती है। ये कहती है अरे हमें नहीं रहना अब सोवियत यूनियन की साइड पे, सोवियत यूनियन से भी लड़ाई शुरू कर देती है और अपनी गवर्नमेंट में से भी। तो कौन कौन सी कंट्रीज थी? बहुत सारी कंट्रीज थी ईस्ट यूरोप की जो इनकी तरफ से, जैसे तुम ईस्ट बर्लिन का तुमने देखा कि उन्होंने साथ छोड़ दिया सोवियत यूनियन का, ऐसे ही बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने सोवियत यूनियन का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे कहते हैं ना लोग एक दूसरे की देखा देखी में हिम्मत आ जाती है। तो भाई चाहे गोर्बाचोव ने रिफॉर्म दे दिए, बट अब लोगों को थोड़ा बहुत फ्रीडम मिल गया, तो लोग कह रहे हैं अरे हमें तो पूरे टाइप का फ्रीडम लेंगे, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी से काम नहीं चलाएंगे। तो जैसा ईस्ट यूरोप वालों ने बगावत करनी शुरू करी, थोड़े थोड़ी जो है लोग बगावत करनी यहाँ सोवियत यूनियन में भी शुरू कर देते हैं। अब जब ये सब डिस्टर्बेंस अगर, भाई क्या वो जमाना था जहाँ जनता कुछ बोल ही नहीं सकती थी सोवियत यूनियन के सरकार के आगे, कम्युनिस्ट पार्टी के आगे, और यहाँ इधर प्रोटेस्ट चल रहा है, इधर प्रोटेस्ट चल रहा है। अब जब ये सब, और उस समय पे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कौन थे? गोर्बाचोव थे। तो लोगों को चुप करवाने का जिम्मा उनका था या सेटल करने का जिम्मा उनका था। जब शुरू में लोग नाराजगी दिखाते हैं अरे हमें ये भी चाहिए तो गोर्बाचोव चुप रहते हैं। स्टार्टिंग में जब डिस्टर्बेंस होती है तो गोर्बाचोव चुप रहते हैं, और इस वजह से कम्युनिस्ट रिजाइम एक के बाद एक गिरनी शुरू हो जाती है। और साथ ही के साथ में सबसे बड़ा क्या हो रहा था यहाँ पे गड़बड़ इस जमाने में कि भाई 1985 के बाद सोवियत यूनियन की इकोनॉमी भी खराब हो रही थी। मैंने आपको कहा ना, मैं कह रही हूँ तुम्हें उस कमरे में फ़ोन वाईफाई नहीं है, खाना भी बहुत कम मिल रहा है, और मैंने दरवाज़ा खोल रखा है, तो तुम कहोगे अरे हम बाहर जाके खुद कमा के खा लेंगे, बस बहुत करो, हम बाहर जा रहे हैं, यही होगा। तो यही चीज़ हुई सोवियत यूनियन के अंदर की पहले इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, अब इकोनॉमी भी अच्छी नहीं थी, डेमोक्रेसी फ्रीडम भी पूरा नहीं मिल रहा था, जो थोड़ा बहुत मिला तो लोग दरवाजे तोड़ के बाहर निकल गए। लोगों ने सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने को कह दिया। तो ये सब क्यों हुआ? गोर्बाचोव के रिफॉर्म की वजह से। अब गोर्बाचोव के रिफॉर्म का इफेक्ट क्या होता है जब गोर्बाचोव रिफॉर्म लेकर आते हैं? तो कौन खुश होगा गोर्बाचोव के रिफॉर्म से? जनता खुश होगी। तुम कहोगे नाराज कौन होगा? तो नाराज हुए कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स, जो भैया जिनकी तो पार्टी थी, ऐश में जी रहे थे वो, तो अब उनसे उनका जो है पावर्स छिननी जब शुरू होती है और जनता के हाथ में जानी शुरू होती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स थे, यानी कि वो जो हार्ड लाइनर्स मतलब जो बहुत ज़्यादा जो है कम्युनिज्म में बिलीव करते थे, वो वाले कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे वो नाखुश हो जाते हैं, और वो इनकरेज करते हैं सोवियत यूनियन की मिलिट्री को कि आप कूप करो। कूप क्या होता है? तख्ता पलट करो। तो ऐसा ही होता है 1991 के अंदर। 1985 में गोर्बाचोव आए, रिफॉर्म्स लाए, और 1991 के अंदर क्या होता है, सोवियत यूनियन की जो हार्ड लाइनर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो तख्ता पलट करवा देते हैं, मिलिट्री का रूल ले आते हैं, मिलिट्री रूल आ जाता है कूप के अंदर। तो वो गोर्बाचोव को हटा देते हैं, गोर्बाचोव हट जाते हैं, एंड जो है जो भी गोर्बाचोव चेंजेस लेकर आए थे, ये रिफॉर्म गैलेनॉज प्रितोर्स्की, वो सब खत्म कर देते हैं और लोगों को ओल्ड स्टाइल रूल में ले जाते हैं। नहीं भैया पहले ज़माने जैसे रहो। अब तुम इमेजिन करो, अब एक बार लोग फ्रीडम चक चुके से, मतलब मैंने क्या करा, वापस बंद कर दिया तुम्हें जो है रूम के अंदर, दोबारा ऐसे ही रहो यहाँ पे। तो अब जब तुम बाहर घूम आए हो पूरी दुनिया, तो कौन एक कमरे में बंद होकर रहना चाहेगा? तो एग्जैक्टली अब जब गोर्बाचोव को हटा दिया, रिफॉर्म्स हटा दिया, और फिर से कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आ गया 1991 के कूप के बाद, तो अब पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन। अब लोग फ्रीडम टेस्ट कर चुके थे, और एक बार आप आज़ादी चख चुके हो तो आप कभी भी बंदिशों में रहना पसंद नहीं करोगे। एंड ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी अब लोगों को नहीं चाहिए था। अब इस समय पे जब फिर से कम्युनिस्ट पार्टी जो है पुराने ज़माने का रूल ले आती है, तो एक बहुत बड़े लीडर इमर्ज होते हैं रशिया के अंदर, ये हैं बोरिस येल्त्सिन। यही बनते हैं रशिया के पहले प्रेसिडेंट भी, ठीक है। तो बोरिस येल्त्सिन एक बहुत बड़े लीडर इमर्ज हो जाते हैं यहाँ पे, और ये कूप को अपोज करते हैं। ये जो मिलिट्री कूप हुआ, फिर से कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, ये इसको बहुत अपोज करते हैं।
तो जो रशियन रिपब्लिक था, यानी कि जो रशिया था, वहाँ पे जब इलेक्शन कराए जाते हैं, के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के इलेक्शन हुए थे, तो जब ये इलेक्शन होते हैं तो बोरिस येल्त्सिन जो है इस इलेक्शन को जीत जाते हैं और पूरा जो है हिला देते हैं सिस्टम को ये जीतने के बाद में। क्यों? क्योंकि ये जनता के पसंदीदा लीडर थे। पहले कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर जीतते थे, सोचो तुम, वो शायद जनता उन्हें सपोर्ट ना करती हो। आज जो लीडर जीता था वो जनता के पसंदीदा लीडर थे, तो बोरिस येल्त्सिन जीत जाते हैं, रशिया के लीडर बन जाते हैं, यानी कि सोवियत यूनियन रशिया की तरफ से जीतते हैं, सोवियत यूनियन के बहुत बड़े लीडर्स में आ जाते हैं। बोरिस येल्त्सिन जो है रशिया से इलेक्शन जो है जीत जाते हैं और लीडर बन जाते हैं। तो पहले क्या था? पहले सेंट्रलाइज कंट्रोल होता था। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब सब जगह एक जैसे लॉज लगेंगे, सब जगह एक जैसी पावर है, ठीक है, सबको पावर मिल रही है, सब जगह एक जैसे कानून लगेगा, सब कुछ एक जैसा होगा। और पहले ज़्यादा सेंट्रलाइज पावर हुआ करती थी। अब धीरे धीरे जैसे ही बोरिस येल्त्सिन लीडर बन जाते हैं, जो पावर है, जो ज़्यादा पावर थी कम्युनिस्ट पार्टी की, वो किस तरफ चली जाती है? यूरोपियनाइज पार्ट में। यूरोपियनाइज पार्ट में क्या आता है? रशिया आता है, यूक्रेन आता है, बेलारस आता है। ये कंट्रीज यूरोप के पास में थी। अभी भी आप देख रहे हो रशिया, यूक्रेन, बेलारस, ये रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, तो ये यूरोप की साइड थी और ये थोड़ा बहुत दिखती रहती थी उनको। अब पावर इनकी तरफ चलनी शुरू हो जाती है और ये अपने आप को स्ट्रॉन्गर मानते थे बाकी रिपब्लिक से। ये कहते थे यार ये जो बाकी 15 भाई हैं हमारे, हम इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम इनको अपने साथ में रखने के लिए अपना खर्चा कर रहे हैं, हम इनके साथ में रख के नुकसान में रह रहे हैं। इनकी थिंकिंग ऐसी थी। ये यूक्रेन की, बेलारस की, आप जानोगे ये एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये जो कंट्रीज़ है ना, ये यूरोपियन पार्ट पे थी जो है सोवियत यूनियन के। इस तरफ वाली हैं, ये देख रहे हो आप यहाँ पे 1 2 3 4, ये इस वाली तरफ है ये कंट्रीज़। इनको लगता था पावर इनके हाथ में जाने लग गई जो है बोरिस येल्त्सिन के आने के बाद, और इन्हें लगता था कि यार हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और हम जो है ये अपने जो हमारे बाकी भाई हैं सेंट्रल एशियन वाले, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन सी है दोबारा देख लो, 13-14, ये आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो इन्हें लगता था यार ये जो हमारे भाई हैं ये वाले जो सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशियन वाले जो हैं सोवियत यूनियन के, ये क्या है, इनको ये तो गरीब हैं, हम इनको रखने में हमारा खर्चा हो रहा है, हम अलग हो जाते हैं। इनका मन करने लगा जब इनके पास पावर है कि भाई हम ज़्यादा बढ़िया है, और यही रीज़न था जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। होता है। अब ये तुम्हें इतना बार बार मैप पे ले जाके क्यों दिखाया? इसीलिए दिखाया क्योंकि भाई क्योंकि दिसंबर 1991 में क्या होता है, बोरिस येल्त्सिन की ही लीडरशिप के अंडर में रशिया, यूक्रेन, बेलारस और 3 मेजर रिपब्लिक्स जो ये थी सबसे बड़ी सोवियत यूनियन की, बहुत पावरफुल हो चुकी थी उस समय पे, ये मिलके जो है डिक्लेयर कर देती हैं सोवियत यूनियन खत्म, यूएसएसआर डिसबैंड हो गया है, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन को बैन कर देते हैं ये, एंड कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को ले आते हैं हर एक पोस्ट सोवियत स्टेट में। तो क्या एकदम से ऐसा अचानक समझ में नहीं आ रहा एकदम से आप कह सोवियत यूनियन एंड? हाँ, तो लोगों को भी समझ में नहीं आया एकदम से क्या हुआ। 1991 के अंदर दिसंबर में ये तीनों, रशिया, यूक्रेन और बेलारस, ये अनाउंस कर देते हैं। इनके लीडर कौन थे यहाँ पे? बोरिस येल्त्सिन थे। ये अनाउंस करते हैं आज से सोवियत यूनियन खत्म। जो 1922 के दिसंबर में सोवियत यूनियन बना था ट्रीटी साइन करके, आज इस ट्रीटी को ये खत्म कर देते हैं। कहते हैं हम जो 15 भाई इकट्ठे होकर रह रहे थे, अब हम जॉइंट फैमिली में हमें नहीं रहना है, हम अपने अपने अलग अलग परिवार बना रहे हैं, हम अपनी अपनी कंट्री बना रहे हैं, और अब अपनी कंट्री को किस पे चलाएंगे? डेमोक्रेसी पे और कैपिटलिज्म से। वही अमेरिका वाली आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, उनके चमचे बनेंगे। हम डेमोक्रेसी लाएंगे और मतलब चमचा नहीं बनेंगे उनके, बट हाँ अपनी कैपिटलिज्म और जो है वो लेकर आएंगे डेमोक्रेसी। तो रशिया ने अनाउंस करा, यूक्रेन ने, बेलारस ने, और बाकी भाई जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान जो मैं आपको कह रही हूँ, वो तो अलग ही नहीं होना चाहते सोवियत यूनियन से। वो खुश थे रह के जॉइंट फैमिली के अंदर अपने सोवियत यूनियन के अंदर। वो ऐसे हक्के पक्के, भाई ये क्या हो गया एकदम से, हमारा तो मतलब बिल्कुल अलग कर दिया हम सबको आपस में, इन्होंने सबको अलग कर दिया। और वो बेचारे परेशान हो गए, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो इसलिए दिसंबर 1991 में इन तीनों के कहने पे जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, डिसबैन हो जाता है। फिर ये जो इनका फ्लैग था ना सोवियत यूनियन का, जिसपे सिकल बनी हुई है, इसको ये हटा देते हैं और रशिया का अपना नया फ्लैग आता था, और सब अपने धीरे धीरे नए फ्लैग्स बना लेते हैं। एंड द ओल्ड सोवियत यूनियन, जो पुराना सोवियत यूनियन था, वो डेड और बरी हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाता है। अब सोवियत यूनियन जैसे ही खत्म होता है तो भाई सारे भाई परेशान, अबे यार सारे ऐसे अलग होके, हमें तो नहीं रहना अलग होके। तो एकदम से ये क्या करते हैं, एकदम से ऐसे झटका सा ना लगे तो ये CIS बना देते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये क्या है, एक ग्रुप बना लेते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब समझो कि जॉइंट फैमिली से सारे अलग होकर अपने अपने घर में गए तो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया कि चलो बातचीत इस पर करते रहेंगे। तो वैसा ही इन्होंने करा। अब इन्होंने अलग तो हो गए, सोवियत यूनियन अलग हो गया, सब अलग अलग कंट्री बन गई, जो 15 भाई थे इनकी अपनी अलग कंट्री बन गई, बट फिर भी इन्होंने एक अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको इन्होंने कहा CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, थोड़े बहुत कनेक्शन रखने के लिए, क्योंकि अभी भी बंटवारा करना था सारी चीज़ों का। भाई किसके पास रिवर का पानी कितना जाएगा, किसके पास कितनी मिलिट्री जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, पहले तो सब इकट्ठे रह रहे थे ना, इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा। तो भाई इन्होंने फिर अपना CIS बना लेते हैं ये,
एंड जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ऐसे हक्की पक्की बैठी थी कि ये क्या हो गया, हमारा सोवियत यूनियन इन्होंने अलग कर दिया। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन। रशिया को वारिस माना जाता है सोवियत यूनियन का, यानी कि वो जॉइंट फैमिली के सबसे बड़े बेटे को सारी जायदाद चली जाती है। ये मान लो आप कि रशिया को सोवियत यूनियन के पास, मैंने कहा ना भाई टन्स में इनके पास में न्यूक्लियर वेपन थे, तो सारे न्यूक्लियर वेपन रशिया पे जाते हैं, एक भी किसी और भाई पे नहीं जाता। आज के समय पे अगर आप देखो तो सारे न्यूक्लियर वेपन रशिया पे जाते हैं, बिकॉज ये बहुत खतरनाक चीज़ होते हैं न्यूक्लियर वेपन। तो सारे के सारे जो है न्यूक्लियर वेपन्स मान लो आप रशिया के पास चले जाते हैं। और जो यूएन में सीट थी यूएसएसआर की, आप अभी चैप्टर 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन बना था। तो यूएन के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स बनाए गए, जिसमें चाइना भी आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, रशिया आता है और यूएसए आता है। क्यों आते हैं ये? क्योंकि ये पाँचों सबसे पावरफुल थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। तो भाई यूएसएसआर की जो सीट थी जो है यूएन की, वो किसको मिली? वो भी रशिया को मिल जाती है। तो सारी जायदाद जो है सोवियत यूनियन की रशिया को मिल जाती है, ठीक है। एंड द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक्स, तो ये चीज़, और ऐसे जो है ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड बरीड, और ऐसे करते करते जो पुराना सोवियत यूनियन था उसका नामो निशान मिट जाता है। तो अब हमने देख लिया कि कैसे 1922 में जो सोवियत यूनियन बना, जिसकी इतनी अच्छाइयाँ थी, ये कमियाँ थी, उन कमियों को लाके लोगों को सामने दिखाया गॉर्बाचोव ने, और सोवियत यूनियन डिसबैन हो जाता है इन 1991। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। यहाँ आप एक बार रिवाइज करोगे सभी बातों को, अब तुम्हें ठोक बजा के बताना है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर बताना है तुम्हारे को कि क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। 4 रीजन बताओ। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लिखते रहो इसको, साथ साथ में कॉपी लो और लिखते रहो, नोट्स बनाओ साथ साथ में कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था। तो सबसे पहला रीजन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का था इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। आपको पता है कि यहाँ पे लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी भी खराब होने लगते, तो डिसइंटीग्रेट तो भाई साहब होना ही था। जब तुम्हें उस कमरे में बंद करा जहाँ तुम्हें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा बट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे थे, भाई वाईफाई, पंखा, ये वो, एसी और फोन और खाना पीना, वो भी छीन लूंगी तो तुम क्यों बंद होके रहोगे। सबसे बड़ा रीजन इकोनॉमिक रीजन था। दूसरा पॉलिटिकल। तो अब हमें रिवाइज करना है, अब ये चैप्टर रिविजन मोड में आ गया है। क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ? 4 रीजन लिखो, लिखो मेरे साथ में, कमेंट सेक्शन स्टार्ट करो, लिखो, क्वेश्चन बनाओ, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। फर्स्ट रीजन लिखो, इकोनॉमिक रीजन। पहला रीजन था इकोनॉमिक रीजन। इतना इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया तो सोवियत यूनियन का, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो बहुत खर्चा कर रहे हैं, मिलिट्री पे बहुत खर्चा हो रहा है, धीरे धीरे जो है इनका डेवलपमेंट होनी बंद हो जाती है। कंज्यूमर गुड की शॉर्टेजेस हो गए, जो इंडस्ट्री पिन से लेके गाड़ियों तक बना रही थी, अब वहाँ वो चीज़ें बनानी बंद कर देती है, तो लोगों को नेसेसिटीज़ मिलनी बंद हो जाती हैं। लार्ज सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी जो है अब क्वेश्चन करने लग गए अपने सिस्टम को कि भाई अब आप क्या कर रहे हो, कहाँ तुम हमारे को सब कुछ प्रोवाइड करते थे, अब क्या हो गया, ठीक है। सोवियत यूनियन को सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक जो है नुकसान क्यों हो रहा था? क्योंकि जो ये इतना खर्चा अपनी मिलिट्री पे करते थे अमेरिका की टक्कर का होने के लिए, तो उस वजह से इन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। साथ ही के साथ में जो इन्होंने सैटेलाइट स्टेट्स बना रखी थी ईस्ट यूरोप में, सैटेलाइट स्टेट क्या, वो जो चमचे पाल रखे थे ना ईस्ट यूरोप के अंदर इतने सारे, तो उनको ये बहुत पैसा भी दिया करते थे। तो भाई इतना पैसा उनको अपने साथ रखने में जा रहा था कि हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करो, हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करो, तो वो आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, बट इनसे पैसा भी फिर बहुत मांगते थे, अरे मदद कर दो हमारी, चंदा दे दो हमारे को, तो ये चंदा उन्हें देते रहते थे और इसमें इनका ही जो है नुकसान होता रहता था। एंड इस इकोनॉमिक बर्डन के सिस्टम की वजह से ये जो है इकोनॉमी इनकी 1970 के बाद से, मैंने आपको कहा ना, ये अफगानिस्तान भी जाते हैं वॉर के लिए, इतना वॉर पे खर्चा होता है और इतने सोल्जर्स जाते हैं रशिया से और सोवियत यूनियन से पूरे के पूरे, इतना मिलिट्री पे एक्सपेंस होता है कि इनकी इकोनॉमी खराब हो जाती है। कि इकोनॉमी ही तो अच्छी थी, इतनी बढ़िया इंडस्ट्रीज होती, इतना सब्सिडी देना, इतना फैसिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, इकोनॉमी खराब हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन ये हुआ कि अब लोगों को पता चल गया भाई वेस्ट वाले हमारे से अच्छे रह रहे हैं, और इतने सालों से उनको ये बताया जा रहा था कि भाई तुम अच्छे ज़िंदगी जी रहे हो वेस्ट वालों से, नहीं तुम बेटर रह रहे हो। तो जब उन्हें पता चला कि नहीं भैया हम तो बहुत बैकवर्ड हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, तो जब उन्हें पता चलता है कि यार वो लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे, तो इन्हें साइकोलॉजिकल शॉक लगता है। ये तो शॉक में जी रहे थे, गॉर्बाचोव ने आगे पट्टी खोली थी इनकी आंखों पे से कि बेटा वो ज़्यादा बढ़िया जी रहे तुम्हारे से पॉलिटिकली, तो भाई इनको शॉक लग जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए। नाउ दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट पॉलिटिकल रीजन सबसे बड़ा क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों से रूल करी थी, शुरू में अच्छी थी, अब बहुत करप्ट हो गई थी, ये था, अब लोगों को नहीं रहना था करप्टेड रूल के अंदर। ऑर्डिनरी पीपल जो है, जो इनका सिस्टम था इतना स्लो हो चुका था, कोई कोई गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कभी पूरी नहीं होती थी, इतना करप्शन हो चुका था। अगर लोग कहते थे यार थोड़ा ओपन हो जाओ, हमें भी बताओ क्या हो रहा है, आपके सरकार क्या कर रहे हैं, या कुछ क्वेश्चन करते थे, कोई जवाब नहीं, तानाशाही पे उतर पड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, आप ये मान लो। और पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स को इतनी
पार्टी होती थी उनकी, वो तो लोग देखते थे यार ये जो पार्टी के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिशियंस हो गए, इनकी ज़िंदगी देखो, ये तो मज़े में जी रहे हैं, बंगले हैं, बड़े बड़े पार्टियां कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी देखो, हम तो खाली रोटी कपड़ा मकान ही हमारे को इतना जो है एहसान दिखा दिखा के ये दे रहे हैं। लोगों को असलियत पता चलती है कि भाई ये सिस्टम के अंदर लोग तो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में जी रहे हैं, और पार्टी के लीडर्स जो है इतना पैसा था सारा वो उड़ाते रहते थे। तो पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेजेस देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम। लोग हम अपनी गवर्नमेंट को जब पहचानेंगे नहीं, सोचो आप, हम अपनी गवर्नमेंट से कनेक्ट करते हैं, वो हमारी बात मानेगी, हम अपनी बात कहेंगे मानने को, अब वो गवर्नमेंट उन पर ध्यान ही नहीं देती थी, तो लोग गवर्नमेंट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए जिस गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करते थे लोगों ने बंद कर दिया। अगर कम्युनिज्म चल रहा था सोवियत यूनियन में तो वो लोगों की मर्जी से ही चल रहा था, जिस दिन लोगों की मर्जी हटी तो भाई 1991 में वो डिसबैन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो पहला रीज़न क्या हुआ सोवियत यूनियन के डिसबैन होने का? इकोनॉमिक रीज़न, इकोनॉमी खराब हो गई। दूसरा पॉलिटिकल रीज़न, उन्हें पता चल गया वेस्ट वाले बढ़िया जी रहे हैं और इनकी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत करप्ट हो चुकी थी इसलिए। तीसरा रीज़न गोर्बाचोव के रिफॉर्म, वो गोर्बाचोव ही तो है जिन्होंने आंखों पे से पर्दा हटाया था कि भाई साहब वो बढ़िया जी रहे हैं हमारे से। तो यस, ऐसा कहा जाता है कि गोर्बाचोव ने जो है की वजह से डिसइंटीग्रेशन, इन पे इल्ज़ाम लगता है कि तुम्हारी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ है। अब तुम सुनो क्यों लगता है ये इल्ज़ाम। अब कुछ लोग कहते हैं भाई गोर्बाचोव ने तो प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया था, गोर्बाचोव को समझ में आ गया था कि अगर हमें सोवियत यूनियन को स्ट्रॉन्ग करना है तो अब डेमोक्रेसी ले आता है सोवियत यूनियन में, अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर खत्म कर देते हैं कि मिलिट्री पे खर्चा खत्म हो, और नॉर्मल करते हैं अपने रिलेशन को अमेरिका के साथ में और वेस्ट कंट्रीज़ के साथ में, और पूरा बढ़िया ट्रेड वगैरह करेंगे इनके साथ। तो गोर्बाचोव ने पूरी कैलकुलेशन सही करी थी सोवियत यूनियन को अच्छे से चलाने के लिए, बट फिर भी इन्होंने जब वो रिफॉर्म लाने की कोशिश करी तो ऐसा हाल क्यों हुआ? ये तो ले आए थे डेमोक्रेसी, ये तो ले आए थे फ्रीडम, ऐसा हाल क्यों हुआ? तो ऐसा हाल उनका इसलिए हुआ बिकॉज देयर आर टू थिंकिंग्स ऑन दिस। कुछ लोग कहते हैं कि गोर्बाचोव बहुत धीरे चले, रीड कर लेना आप यहाँ से। तो कुछ लोग कहते हैं कि गोर्बाचोव बहुत धीरे चले, गोर्बाचोव रिफॉर्म्स लाए, बहुत स्लोली लाए। कौन थे वो लोग? जनता, सोवियत यूनियन की जनता कहती थी गोर्बाचोव रिफॉर्म बहुत धीरे धीरे लाए हैं, थोड़ी जल्दी रिफॉर्म लाते। और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जिनके हाथ से पावर छिन रही थी डेमोक्रेसी आने के बाद और रिफॉर्म्स आने के बाद, वो कह रहे थे, कम्युनिज्म वाले जो कम्युनिस्ट वाले जो लीडर्स थे वो कहते थे गोर्बाचोव ने बहुत जल्दीबाजी में रिफॉर्म्स लगा रहे हैं। तो इन दिस टग ऑफ वॉर वो गेम होता है ना रस्सी का खींचने वाला, तो इधर से लोग कह रहे गोर्बाचोव को जल्दी रिफॉर्म लगाओ, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कह रहे हैं जल्दी रिफॉर्म नहीं लगाने। तो इस रस्सी खींचने वाले खेल के अंदर गोर्बाचोव को दोनों जगह से ही सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। ना कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर गोर्बाचोव को सपोर्ट करते हैं, ना जनता करती है, और जो है गोर्बाचोव को हटा के फिर मिलिट्री कूप आ जाता है। तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है गोर्बाचोव के ऊपर कि भाई गोर्बाचोव ही हैं जिन्होंने लोगों को असलियत दिखाई थी वेस्ट की, उन्होंने ही रिफॉर्म्स लेकर आए थे, लोगों को पता चला, एंड इस वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब ऐसा भी है कि कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं गोर्बाचोव की कोई गलती नहीं है, ये तो होना ही था, ऐसा तो होता ही होता, क्योंकि जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अगर गोर्बाचोव का रीज़न गलती नहीं है तो किसका रीज़न है? तो एक और रीज़न है, फोर्थ रीज़न है हमारा सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का, नेशनलिज्म की फीलिंग। नाउ रिमेंबर 10th में पहुंच जाओ, वो चैप्टर पढ़ा था हमने नेशनलिज्म इन यूरोप। तो भाई नेशनलिज्म का मतलब हम समझ के आए हैं क्लास 10 से कि अपना देश बनाने की फीलिंग। अब पहले क्या था, इन सबका एक देश था सोवियत यूनियन, बट ये सब अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग कल्चर को फॉलो करते थे और अलग अलग रिलीजन्स के भी थे। अब जो है इन लोगों के मनों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और किसके मन में आई थी नेशनलिज्म की फीलिंग? ईस्टर्न यूरोप वाले भाइयों के मन में आई थी। उनका नाम मैंने आपको क्या बताया था? ईस्टर्न यूरोप वाले भाई कौन से हैं इनके? ये रशिया, यूक्रेन, बेलारस, नहीं बेलारस नहीं है, रशिया, यूक्रेन और बाल्टिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये थे वो जिनके मन में सबसे ज़्यादा आया था कि भाई हमें बनाना है अपना, नेशनलिज्म की फीलिंग इनके अंदर आ गई थी कि हमें अपना देश बनाना है। तो ये मैप देख लो, तो ये जो यूक्रेन हुआ, बाल्टिक रिपब्लिक में आते हैं ये एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, ये और जॉर्जिया और रशिया इवन, इनका मन करा यार अब हमें सोवियत यूनियन में जॉइंट फैमिली में से नहीं रहना है, हमें अपना देश बनाना है, हम अपनी इकॉनमी चलाएंगे, अपना डेमोक्रेसी चलाएंगे। इनका मन करा अलग होने का, तो ये अलग हो गए। तो ये सबसे बड़ा, इसको बोला जाता है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का इमीडिएट कॉज। बहुत इमीडिएटली, तो इमीडिएटली सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया था पूछा जाए तो इमीडिएटली इसलिए हो गया था क्योंकि नेशनलिज्म, अपना देश बनाने की फीलिंग आ गई थी। किसके मन में? रशिया वालों के, यूक्रेन वालों के और बाल्टिक रिपब्लिक वालों के। और इनके मन में ये फीलिंग पता है इतनी क्यों आ रही थी? क्योंकि अपने आप को बहुत बन रहे थे, इन्हें लग रहा था कि भाई देखो हम बहुत पावरफुल हैं, हमारा जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को अपने साथ में रखने में। ये जो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये वाली जो कंट्रीज थी ना, इनके जो ये भाई थे सेंट्रल एशियन वाले, इनको अपने साथ रखने में हमारा खर्चा हो रहा है। हम अलग हो जाएंगे तो हम अपने देश को और बढ़िया से चला पाएंगे। तो जो है आयरॉनिकली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर जो है मैंने थॉट दैट सबसे ज़्यादा जो अनरेस्ट आएगा वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आएगा। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो लोगों को लगता था कि अगर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होगा तो वो ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान वाले जो भाई हैं ना सेंट्रल एशियन वाले, इनकी वजह से होगा। क्यों? क्योंकि इनका कल्चर बहुत अलग था सोवियत यूनियन में, सबसे डिस्टिंक्ट कल्चर था, बहुत एथनिक ग्रुप्स थे यहाँ पे।
बट ऐसा नहीं होता है, ये लोग कुछ नहीं कहते सोवियत यूनियन से अलग होने के लिए। कहता कौन है? ये रशिया, यूक्रेन और बाल्टिक रिपब्लिक और जॉर्जिया वाले। और ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि इन्हें लग रहा था भाई हम इनको अपने साथ रखने में बहुत खर्चा कर रहे हैं। ऑर्डिनरी पीपल हियर फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इन्हें क्या लगता था, यार हमारे को तो कोई कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे उनसे, हम माना हमारी जॉइंट फैमिली है बट उनसे हमारी बातचीत ही नहीं है, तो क्या रखिए इस फैमिली को, हम तो ये डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। और इन्हें लग रहा था ये बहुत हाई इकोनॉमिक प्राइस पे कर रहे हैं इनको अपने साथ में रखने में सोवियत यूनियन में। तो एज अ रिजल्ट सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सो दिस वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो अब आप रिवीजन कर लो क्या क्या कॉज है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के। तो एक बार रिवाइज करते हैं हम शुरू से। तो पहला इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक खराब हो गई थी। दूसरा पॉलिटिकल कॉज, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थे लोगों के पास में कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से। गोर्बाचोव के रिफॉर्म, गोर्बाचोव रिफॉर्म लाए और असलियत दिखा दी। नेक्स्ट नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सोवरेनिटी जो आई थी रशिया और बाल्टिक रिपब्लिक जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया में। तो इसको कहा जाता है फाइनल एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। कि जिस दिन इनके मन में आ गया भाई हमें अपनी अलग कंट्री बनानी है, उस दिन सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। 1991 में डिसबैन इसलिए हो गया था। और यहाँ पे सबसे पॉपुलर लीडर कौन थे? बोरिस येल्त्सिन थे, जिन्होंने लोगों को जो है ना ऐसे मतलब हिम्मत दी और स्ट्रगल लॉन्च करा कि अच्छा ठीक है हम ऐसा करेंगे। ठीक है जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो क्या हुआ? तो चलो चलते हैं अपने वो बाइपोलैरिटी वाले डायग्राम पे, बनाते हैं एक सुंदर सा डायग्राम कि भाई ये अर्थ था हमारा, अर्थ है हमारा, ये नॉर्थ पोल है जैसे और ये साउथ पोल है। तो पता है ना आपको हमारे दो पोल्स हैं। वैसे ही क्या हो रखा था, दो पोल्स बन रखे थे दो सुपर पावर के। ये यूएसए था एक सुपर पावर, दूसरा था यूएसएसआर। अब क्या हुआ 1991 के अंदर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, सारे भाई अलग हो गए। तो अब ये सुपर पावर थोड़ी रहे। तो इसी सिचुएशन को कहा जाता है बाइपोलैरिटी का एंड होना। पहले हमारी दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड में जी रही थी। अब जैसे ही सोवियत यूनियन एंड होता है तो हम कौन से वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं? यूनिपोलर वर्ल्ड में। अब हमारे पास एक ही सुपर पावर है जो बची, यूएसए। और आपको पता है कि बाइपोलैरिटी के दौरान क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा था। और कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था? आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट। ये कह रहे कम्युनिज्म बेटर, वो कह रहे कैपिटलिज्म बेटर। चमचे इकट्ठे कर रहे थे, अपने अलायंस बना रहे थे, गैंग बना रहे थे। तो ये जितना जो है परेशानियां चल रही थी कोल्ड वॉर की, वो सब खत्म हो जाती हैं जैसे ही यूएसएसआर डिसबैन हो जाता है। यूएसएसआर खत्म। भाई दो दुश्मनों की लड़ाई है, एक दुश्मन मर गया तो क्या हुआ? जितने भी पंगे चल रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो सारे पंगे खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पंगा क्या था? कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ डिसइंटीग्रेशन का? एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुआ कोल्ड वॉर एंड हो गया। तो फर्स्ट क्या हुआ? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन। तो फर्स्ट लाइन आप लिखोगे इट रिजल्टेड इन एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट साथ ही के साथ में कोल्ड वॉर की कॉन्फ्रंटेशन। जो कोल्ड वॉर में पंगे चल रहे थे ना, कॉन्फ्रंटेशन मतलब जो कोल्ड वॉर में पंगे चल रहे थे वो खत्म। क्या पंगे चल रहे थे कोल्ड वॉर में? आर्म्स रेस हो रही थी, कि मिलिट्री की रेस लग रही थी। भाई हम ज़्यादा, ये 250 न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे तो वो 500 का प्रोजेक्ट लॉन्च कर लेता था। वो ओपनहाइमर मूवी देखी ना आपने, कैसे ये सारे वो पूरा उसमें कम्युनिज्म में कुछ समझ ना आया मूवी में। तुम बार बार कम्युनिस्ट सुन रहे होगे, उसके अंदर कम्युनिस्ट बना लेंगे, रशिया पहले बना लेगा, ये वो ऐसे। तो न्यूक्लियर बॉम्ब बने थे और इन सब ने फिर अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने शुरू कर दिए भर भर के। तो ये रेस लगी पड़ी थी इनके बीच में और सब न्यूक्लियर वॉर इकट्ठे करे जा रहे थे और मिलिट्री पे भी बहुत खर्चा करते थे। तो ये जो आर्म्स रेस है ये खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट सेकंड क्या हुआ? पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड चेंज। पावर रिलेशन चेंज हो गया था। अब जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो दो पॉसिबिलिटी थी कि या तो वर्ल्ड बन जाएगा यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है? जहाँ पे एक सुपर पावर हो, कि भाई यूएसए और यूएसएसआर थे, यूएसएसआर खत्म तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, एक ही सुपर पावर है यूएसए। या कुछ ऐसा भी हो सकता था कि भैया अगर यूएसए खत्म हो गया, बढ़िया पावरफुल हो गए, चाइना आ गई, ब्रिटेन आ गई, फ्रांस आ गई, बहुत सारे पावरफुल बन जाए कंट्रियाँ, तो इसको कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये लोगों ने सोचा कि या तो ये होगा यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा या मल्टीपोलर वर्ल्ड। बट मल्टीपोलर तो बना नहीं, यूनिपोलर ही बना था। अमेरिका का डोमिनेशन स्टार्ट हो चुका था पूरे वर्ल्ड पे। तो यूएसए बिकम द सोल पावर। यूएसए आप सबसे तगड़ा हो गया, भाई मेरी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी बढ़िया है, देखो मैं जीत गया कोल्ड वॉर, मैं जीत गया कोल्ड वॉर। तो यूएसए बहुत डोमिनेंट हो गया था। और यूएसए से जो है ये जो सारे प्राइवेट और कैपिटलिस्टिक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, अब इनका दबदबा चलने वाला था पूरे वर्ल्ड पे। ये कौन से? IMF और वर्ल्ड बैंक आज तक चल रहे हैं, जो अब भी कितनी कंट्रीज, हम भी जाते हैं वर्ल्ड बैंक से लोन लेने। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पूरा देखती है दुनिया का जो है एम जो है वो सब कुछ चला रही है जो हमारी दुनिया को, ये वर्ल्ड बैंक IMF। तो अब क्या हुआ? जैसे ही सोवियत यूनियन गया ना
तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ ना कुछ नुकसान सबका हुआ सोवियत यूनियन के जाने के बाद में, और फ़ायदा भी हुआ आप मान लो। तो अब क्या हुआ, सोवियत यूनियन के जाते ही यूनिपोलर वर्ल्ड आ गया एंड इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक और IMF बन गए सबसे बड़े एडवाइज़र पूरे वर्ल्ड के। और सबसे बड़े एडवाइज़र किसके बने, इन 15 भाइयों के। ये जब अलग हुए इन्होंने क्या कहा, हम कैपिटलिज्म लाएंगे, हम डेमोक्रेसी लाएंगे। अब इन्हें थोड़ी आता था कैपिटलिज्म कैसे लेकर आते हैं, वो तो अमेरिका वालों को आता था। और वर्ल्ड बैंक अब पहुंच जाएंगे 15 कंट्रियों में, ये जो भाई सारे अलग हुआ, और इन्हें सिखाएंगे, आओ हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे कैपिटलिज्म लगाते हैं। और जब कोई गैर तुम्हारी मदद करने आएगा तो क्या होगा, तुम्हें परेशानी होगी, तो इन्हें परेशानी ही झेलनी पड़ती है। ऐसा तुम ये मत सोचो अभी इनका कि भाई हैप्पी एंडिंग हो गई, इनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है कि ये आसानी से कैपिटलिज्म ले आएंगे, इन्हें शॉक थेरेपी लगती है, ऐसे ही नहीं आ जाता कैपिटलिज्म। तो चलो वो आगे पढ़ोगे आप। तो सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ डिसइंटीग्रेशन का, यूनिपोलर वर्ल्ड में आ गए, IMF और वर्ल्ड बैंक बहुत ताकतवर हो गए। एंड जो है पॉलिटिकली द नोशन ऑफ, ये बहुत अच्छा काम हुआ कि लिबरल डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया को पता चल गया कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी है। अगर आपको अपनी कंट्री को चलाना है तो बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी होगी, डेमोक्रेसी हो गई। ये सबसे अच्छा काम हुआ था जो है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद, कि दुनिया को ये पता चल गया था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। थर्ड क्या हुआ था, वर्ल्ड मैप पे बहुत सारी नई कंट्रीज आ गई थी। अब पहले ये 15 भाई इकट्ठे थे, अब इन 15 का अपना अपना नाम हुआ, अपना अपना फ्लैग होगा। अब जब अलग अलग कंट्रीज बन गई तो अब ये अलग अलग अपनी फ्रेंडशिप करेंगी। अब क्या हुआ, जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थी, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया और ईस्ट यूरोपियन वाली, इनको नेटो ज्वाइन करना था। अभी तक यही चल रहा है इनका। तो यूक्रेन को तो अब भी नेटो ज्वाइन करना है, यूक्रेन तो अभी नेटो के साथ ही होना है, ठीक है। तो ये सुन रहे हो अभी आप, अभी तक इनका वॉर चल रहा है रशिया का और यूक्रेन के साथ, इसलिए तो वॉर हुआ कि वो बहुत ज़्यादा उनके साइड हो रहे थे। तो यही तो है। तो ये तब से ये चाह रहे थे कि भैया हमें नेटो की तरफ होना है, नेटो की तरफ होना है, ठीक है। तो ये चाह रहे थे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की बात करें तो ये तो भाई थे, ये कह रहे नहीं हम तो रहेंगे अपने रशिया के साथ ही, ये हम अपने पुराने रिश्तेदारों के साथ ही रहेंगे। बट हाँ थोड़ा बहुत रिश्ते USA के साथ भी रखेंगे, क्योंकि USA इनका तेल लूटने आने वाला था और चाइना के साथ रखने वाले थे। अब इंटरनेशनल सिस्टम में यानी कि पूरे वर्ल्ड में नए प्लेयर्स उतर पड़े थे। ये 15 भाई अब अलग अलग होकर उतर पड़े थे। पहले तो इकट्ठे खेल रहे थे ना ये, विद न्यू आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी थी, अपने इंटरेस्ट, अपना इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफिकल्टीज थी। अब इन सबको अपनी सरकारें भी तो बनानी थी, ऐसा थोड़ी है सडनली कैपिटलिज्म आ जाएगा, नहीं। सरकार बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कैपिटलिज्म लाएंगे, ये सब करना आसान नहीं था। तो जब ये करना पे ये उतरते हैं तो तब इन्हें शॉक थेरेपी लग जाती है। सो अब डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंस पढ़ लिए। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ डिसइंटीग्रेशन का, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। दूसरा ये ना कोल्ड वॉर खत्म हो गया, दूसरा यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, और तीसरा क्या हुआ, नई कंट्रीज बन गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ शॉक थेरेपी, तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। सिंपल लिखो, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन, ये बुक लिखी है मैंने NCERT और कुछ नहीं है, पढ़ोगे आप कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हें मीनिंग सब पता चल चुका है। तो शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी ST क्या है, जो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में शिफ्ट करने के समय जो दिक्कत जो इनको फेस करनी पड़ी, उसी को शॉक थेरेपी कहा। कि भाई ऐसा नहीं था कि ये ट्रांजिशन, आजकल तो हम वो मोबाइल में ट्रांजिशन लगाते थे 1 सेकंड में, अब इनका ट्रांजिशन 1 सेकंड में नहीं होने वाला था, बहुत दिक्कतों से होने वाला था। कि कम्युनिज्म को अब इन्हें कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करना था। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं, सब गवर्नमेंट की थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के, बड़े बड़े खेत गवर्नमेंट के, अब वो सब इन्हें प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देने थे। तो वो जब इन्होंने करना शुरू करा तो इन्हें शॉक लग जाता है और इनकी इकोनॉमी खत्म हो जाती है। जितना अच्छा खासा ये सोवियत यूनियन के ज़माने में जी रहे थे ना, उससे भी गया गुजरा जीने वाले थे, उतनी ज़्यादा दिक्कतों में अब ये आने वाले थे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। Collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from authoritarian socialistic system to democratic capitalistic system. अब इनको डेमोक्रेसी भी आसानी से नहीं मिलती है। तो जो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन रशिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ में बना था, उसको इन्फ्लुएंस किसने करा था, वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने। ये जो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में इन्हें लेके जाना था, तो कौन लेके जाने आए इन्हें, वर्ल्ड बैंक और IMF। और यही चीज़ जो ये लेकर गए इनको, इसी को हमने क्या कहा, शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी ने क्यों लगी, क्योंकि इनको ना क्या करना था, अब इन कंट्रीज़ को एंटायर कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होना था। तो जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के, उन्हें सबको लोगों की करना था। कैसे गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज बेचनी पड़ी इतनी महंगी महंगी, लोगों पे पैसा नहीं था खरीदने का, माफिया इमर्ज हो जाता है इनके यहाँ पे। क्या करें, लोगों पे पैसा है क्या इंडस्ट्री खरीदने का, नहीं था। तो करप्शन फैल गया, किसी चीज़ पे ये लोग ध्यान नहीं दे पाए, जल्दीबाजी में कैपिटलिज्म लाए, जल्दीबाजी में डेमोक्रेसी लेकर आए, जल्दीबाजी में कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, तो कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ इनका। अब हमारी कंट्री में हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा, आपने खुद पढ़ा कि कितने समय में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। आगे पढ़ोगे पॉलिटिक्स इन इंडिया वाले चैप्टर के अंदर, आप अपने जो हमारी सेकंड बुक है, कैसे धीरे धीरे हम पहले 5 ईयर प्लान लाए, पहले एग्रीकल्चर अच्छा करा, फिर इंडस्ट्री करी, मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर आए हम। इन्होंने क्या करा, भाई जो सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में लोग रह रहे थे, कहाँ से वो सब खुद संभाल लेंगे। अब इस वजह से इनकी यहाँ शॉक थेरेपी लग जाती है।
तो चलो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है शॉक थेरेपी के जो है कॉन्सिक्वेंसेस। अब शॉक थेरेपी में गाइस इन्हें करना क्या था? सबसे पहली चीज़, इन्हें जो है ये ट्रांजिशन करने के लिए कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में जो कलेक्टिव फार्म थे उनको प्राइवेट फार्म में कन्वर्ट करना था। अब क्या था, पहले एक फार्म में 50 लोग काम कर रहे हैं, उन्हें वेजेस मिल रहा है, अब फार्म्स का बंटवारा करना था, आसान नहीं था ये। नेक्स्ट जो है क्या करना था, इन्हें फ्री ट्रेड लेकर आना था, FDI, यानी कि जैसे MNCs होती है ना, ये मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज, हमारे यहाँ क्यों खुले हुए हैं, ये तो अमेरिकन चीज़ें हैं, क्यों है, बाहर के देश के ब्रांड हमारे यहाँ क्यों है, क्योंकि हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रखी है, हमने उन्हें अलाउ करा, हमारे यहाँ आगे अपनी कंपनी लगा लो, तो अभी इन्हें ये अलाउ करना था, पहले कुछ ये सब अलाउ नहीं था। और आपको पता है जब MNC आती है तो लोकल लोगों को बहुत नुकसान होता है। एंड जो है क्या करना था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी थी। अब वो करने के लिए करेंसी को चेंज करना, डॉलर में करेंसी को अपना वो करना, डीरेगुलेट, बहुत कुछ इन्हें करना था और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं। ब्रेकिंग अप ऑफ पुराना सिस्टम, जितने इनके पुराने दोस्त थे, रिश्तेदार से, भाई अब उनसे नहीं करोगे तुम ट्रेड, अब तो तुम्हें वर्ल्ड ट्रेड में आना पड़ेगा, अब तुम्हें सबके साथ ट्रेड करना पड़ेगा, तुम अमेरिका के साथ ट्रेड करो, इसके साथ करो। पहले ये सोवियत यूनियन वाले अपना इकट्ठा रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स रखते थे चाइना से ही अपने, बट अब इन्हें क्या कहा, तुम सबसे लिंक रखना, अपने पुराने दोस्तों को भूल जाओ, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। सो एज आई टोल्ड यू, भाई शॉक थेरेपी लग गई इन्हें, ये तो सोच रहे थे भाई ऐसे ये यूं ऐसे चुटके बताएंगे, ये कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा, कैपिटलिज्म आ जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। इन्हें पहले शॉक लगता है, थेरेपी होती है इनकी शॉक वाली, तब जाके ये कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में आते हैं और अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर लेते हैं ये लोग कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में आने की वजह से। व्हेन यू विल स्टडी चैप्टर नंबर 2, इससे अगला चैप्टर, तब आप देखोगे कि चाइना में भी कम्युनिज्म था और चाइना भी कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में आया। बट जब चाइना कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में आता है, तरीके से आता है, तौर तरीके से। पहले एक चीज़ को करा प्राइवेट, फिर दूसरी चीज़ को करा, पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को करा, फिर इंडस्ट्री को, इन्होंने सब इकट्ठा प्राइवेट करना शुरू कर दिया और लग गई इस चक्कर में शॉक थेरेपी। तो चलो देखते हैं क्या हुआ था इनके साथ में। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई। भाई वो इंडस्ट्रीज जो सेफ्टी पिन से लेके गाड़ियों तक सब कुछ बना रही थी, सोचो वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती होंगी, वो इंडस्ट्रीज कितना पैसा जनरेट करती होंगी, वो सब अब गवर्नमेंट की होती थी। अब उन सब इंडस्ट्रीज़ को इन्हें क्या करना था, प्राइवेट, कि उन्हें लोगों को बेचना था। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है, नाम बताओ कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का। अरे बहुत है, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ये सब क्या, ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है। अब इन्होंने क्या कहा, जो भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ है इन्हें प्राइवेट करना है। अब इन्होंने पता है क्या लगा दिया, लार्जेस्ट गराज सेल हुई इनके यहाँ पे, जो महंगी महंगी जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें थ्रोन अवे प्राइसेस पे बेच दिया। क्या लगाई, बोलियां लगाई इंडस्ट्रीज़ की, ये इंडस्ट्री बिक रही है, ये इंडस्ट्री बिक रही है। लोगों को वाउचर्स दिए कि तुम भी जाओ और जाके इंडस्ट्रीज़ खरीद लेना, बट लोगों पे उस समय पे पैसा नहीं था खाना खाने का भी, तो उन्होंने अपने वो वाउचर्स बेच दिए इंडस्ट्रीज़ के और उससे पैसा से खाना खाया। और इंडस्ट्रीज़ खरीदने कौन पहुँचे फिर, जिन पे बहुत पैसा था। और उस ज़माने में पैसा किन पे होगा, खुद सोच लो, वही करप्ट लोगों के पास पैसा होगा। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ माफिया रूल तक इमर्ज हो गया। जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी इंडस्ट्रीज थी, बोलियां लगाई, सबसे कम दाम पे सारी इंडस्ट्रीज बिक गई। तो इस चीज़ को हिस्ट्री में कहा जाता है लार्जेस्ट गराज सेल। वो हिस्ट्री टीवी पे एक शो आता था, वो लॉकर्स बेचते हैं, उसमें जो है बोलियां लगा लगा के, तो सोच लो वैसे बोलियां लग रही थी उनकी इंडस्ट्रीज़ की, और सारी जो है ना इतनी सस्ते दामों पे महंगी महंगी इंडस्ट्रीज़ बिक गई। तुम सोच भी नहीं सकते, जिस इंडस्ट्री की वैल्यू करोड़ों में होगी वो हज़ारों में बिक गई, ये समझ लो। और ऐसे इनका पूरा इंडस्ट्री खराब हो गई, तहस नहस हो गई। और इसी को कहा जाता है लार्जेस्ट गैराज सेल। ये डेफिनेशन लिखिए, याद कर लेना, ठीक है। लोगों को वाउचर्स मिले थे बट उन्होंने वो बेच दिए बिकॉज उन्हें खाना खाने के लिए पैसे चाहिए थे। द वैल्यू ऑफ द रशियन रूबल, जो रशिया की करेंसी थी रूबल, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, इतनी डिक्लाइन हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इन लोगों का जीडीपी, रशिया का जीडीपी 1999 में पता है कितना था, 1989 का भी बहुत कम। तो रियल जीडीपी ऑफ रशिया 1999 वाज बिलो व्हाट वाज इन 1989। तो जीडीपी तो बढ़ना चाहिए ना, तो जितना 1989 में जीडीपी था उससे भी नीचे चला जाता है इनका जीडीपी। द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स ब्रोक डाउन, जो इनका ओल्ड ट्रेड करते थे रशिया वाले, ये सोवियत यूनियन ट्रेड आपस में करते थे, कभी कभी चाइना से कर लेते थे, तो इनका पुराने ट्रेड स्ट्रक्चर सारे इन्होंने कहा ख़त्म करो, पुरानी दोस्तियाँ नहीं रखनी है। बट नया कुछ इन्होंने बनाया ही नहीं था, इंडस्ट्री तहस नहस कर दी। एंड जो है इन्फ्लेशन का रेट, जब इनका रशिया का रूबल डिक्लाइन हुआ ना, अब अगर आपके पैसे की वैल्यू डिक्लाइन होगी, अगर हमारे इंडियन रुपीज़ की वैल्यू डिक्लाइन होगी तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी, मतलब डॉलर हमारे लिए महंगा होता जा रहा है। अभी देखो अगर हमें डॉलर महंगा मिल रहा है, एक
$1 अगर 80 रुपीज़ का मिल रहा है, कल को 90 रुपीज़ का मिलने लगे तो हमारे यहाँ महंगाई होगी उससे। तो इनके यहाँ भी ये हुआ कि इनके यहाँ इनकी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन होने लगी और इस वजह से बहुत महंगाई बढ़ गई रशिया के अंदर। कलेक्टिव फार्म का सिस्टम हटा दिया। अब भाई कलेक्टिव फार्म का सिस्टम जैसे ही हटा तो लोग भूखमरी आ गई वहाँ पे। क्या था, फार्मर्स इकट्ठे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतना अनाज बन रहा है, बट रहा है लोगों में। अब क्या हुआ, फार्म कलेक्टिव फार्म को इन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दिया। सब अपने अपने फार्म कर रहे हैं, कोई कैसे खेती कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, अलग अलग बेचने सब उतर गए। यहाँ पे लोगों से खाना तक छिन गया। फूड सिक्योरिटी भी रशिया की खत्म हो गई। ऐसा हाल हुआ इनका शॉक थेरेपी के बाद रशिया में। और भी सब में ऐसा ही हो रहा था। नेक्स्ट क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज। अब देखो मैंने कहा था ना, उस कमरे में बंद हो तुम तो मैं तुम्हें सारी फैसिलिटी दे रही हूँ, मोबाइल, चार्जर, वाईफाई, खाना पीना, एवरीथिंग यू हैव बीन गिवन। और वो गेम भी लगा दिया, गेमिंग कंप्यूटर, गेम खेल लियो, सब मिल रहा था। अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, रोटी तक नहीं मिल रही है खाने को। जो सब्सिडीज़ थी, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी वो चली गई, जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी वो चली गई। तो लार्ज सेक्शन ऑफ जो था ना मिडिल क्लास जो लोग थे वो पुअर हो गए। जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे जिन पे पैसा था वो तो भाग गए ये देश छोड़ के, सेटल हो गए कहीं और जाके। मिडिल क्लासेस वर पुश टू द पेरिफेरी। मिडिल क्लासेस गरीब हो गए और एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल वाले भाग गए वहाँ से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था हमारी कंट्रीज़ में माफिया इमर्ज होने वाला है। रशिया माफिया, बहुत गाने सुनती हो तुम, बनते हैं, तो वहाँ पे माफिया इमर्ज क्यों हुआ ये जान लो। कब? शॉक थेरेपी की वजह से वहाँ पे माफिया इमर्ज हो गया था। मोस्ट ऑफ माफिया मतलब क्या हुआ, गुंडागर्दी होने शुरू हो जाती है वहाँ पे। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पेरिटीज। अब वो सोवियत यूनियन जहाँ अमीरी गरीबी का फ़र्क ही नहीं था, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, वहाँ बहुत बड़ा गैप बन गया रिच और पुअर का। गरीब गरीब होते गए, अमीर अमीर। और अमीर कौन हुआ होगा, मुझे खुद आंसर करो तुम। वही लोग जो पहले इतने उस सिस्टम में अमीर बन के बैठे थे वो और अमीर हो गए कैपिटलिज्म आते ही। और जो गरीब थे, जो डिमांड कर रहे थे फ्रीडम डेमोक्रेसी, वो और गरीब हो गए। ऐसा हुआ इनका शॉक थेरेपी से। अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, अब इन्होंने क्या कहा था, हमें क्यों चाहिए, हमें चाहिए कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी किस में आएगी, पॉलिटिक्स में आएगी। तो इकोनॉमी तो ख़राब कर ही ली इन्होंने कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में शॉक थेरेपी के थ्रू जाके। कर सकते थे इस चीज़ को, थोड़ा तरीके से भी कर सकते थे, बट ये क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक IMF आके इनके यहाँ शॉक थेरेपी लगवा देता है। और पॉलिटिक्स की अगर इनकी बात करें तो क्या होता है इनके पॉलिटिक्स में। अब देखो जैसे ये सब कंट्रीज़ अलग हुई तो इन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत एक जिम्मेवारी का काम होता है, बट इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन इन हेस्ट, हरी, बहुत जल्दीबाजी में बनाई। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या करा, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जहाँ प्रेसिडेंट को बहुत पावर दी। जितनी भी ये कंट्रीज थी, जितने भी प्रेसिडेंट बने, इन्होंने प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी। एंड इस वजह से जो है इनकी पार्लियामेंट जो थी वो बहुत वीक हो गई। अब अगर तुम एक कंट्री में एक जने को बहुत पावर दोगे तो क्या होगा, दिक्कतें इमर्ज होंगी। ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल तुर्कमेनिस्तान में और उज़्बेकिस्तान, जो सेंट्रल एशियन वाले भाई थे ना दोनों, इनके यहाँ क्या हुआ, इनके जो प्रेसिडेंट था उन्होंने क्या करा, खुद को पहले 10 सालों के लिए इलेक्ट कर लिया, मैं 10 साल के लिए प्रेसिडेंट हूँ। और जैसे ही 10 साल खत्म हुए कह रहे हैं अगले 10 साल के लिए भी मैं बनूंगा, मतलब 20 साल तक इलेक्शन ही नहीं करे। और इनकी डिमांड क्या थी, ये अलग हुए क्यों थे, डेमोक्रेसी चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शन। अब प्रेसिडेंट ही ऐसे बन गए जो 20 सालों तक इलेक्शन ही नहीं करवा रहे थे, तो सोचो डेमोक्रेसी भी नहीं मिली इन्हें। एंड जो भी इनके यहाँ प्रेसिडेंट बने, ज़्यादातर जो इन्होंने डेमोक्रेसी लगाई, तो इन्होंने डेमोक्रेसी कैसी है इनके आके, जो इनका रूलर आते थे वो क्या कहते थे कि हम अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है एक देश के अंदर जुडिशरी होना, कानून की व्यवस्था होना, जो अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो तो आप जाके, जैसे हमारे जुडिशियल सिस्टम है, हम जाके इंसाफ मांग सकते हैं। वी हैव सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने जुडिशरी बनाने में बहुत समय लगा दिया। मतलब ये कंट्रीज़ बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, डेमोक्रेसी आ गई इनके यहाँ, इलेक्शन, जुडिशरी ही नहीं आई। तो पॉलिटिकल सिस्टम पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब तुम सोच लो दीदी बहुत डर लग रहा है, बेचारों के साथ क्या हो गया, अब इनके सही कैसे हुए, ये इतनी इकोनॉमी ख़राब हुई, पॉलिटिक्स में नहीं हुई। तो रिवाइवल हुई इनकी इकोनॉमीज़ का, यानी कि इनका मतलब ठीक होने ये लोग शुरू हुए। ठीक होने ये लोग कब शुरू होते हैं, रशिया रिवाइव होता है 2000 के अंदर, 10 साल बाद। डिसइंटीग्रेशन 1991 में, 2000 तक जाके रशिया रिवाइव होता है। रीज़न पैसा कमाने का आया था इनके पास में रिवाइव होने का। रशिया ने अब अपना ऑयल, अपना तेल, अपना नेचुरल गैस और अपना मिनरल को एक्सपोर्ट यानी कि दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिया। हम भी बहुत तेल और नेचुरल गैस वगैरह खरीदते हैं रशिया से। बाकी भाई लोग भी, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब मेजर ऑयल और गैस के प्रोड्यूसर बन जाते हैं। तो पैसा आता है, फिर पैसा आएगा तो आप संभल ही जाओगे। ठीक है। अदर कंट्रीज गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस। अब तुमने अभी
देखा होगा रशिया यूक्रेन के वॉर में कि यूक्रेन को इतना ज़्यादा रेंट मिलता था, रशिया ही खुद ही देता था। पाइपलाइन यूक्रेन से होके जा रही थी और भी इन कंट्रीज़ में से पाइपलाइन जाती है, तो ये रेंट पे करना पड़ता है पाइपलाइंस का। तो जो ऑयल पाइपलाइन जा रही थी उनका, इनकी टेरिटरी क्रॉस करने का इनकी रेंट मिल रहा था, तो इसलिए ये इकोनॉमीज़ बढ़ गई। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाती है, कुछ अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाती है। तो अब चलो शॉक थेरेपी के बाद, तो ऐसा मुझे चैप्टर पढ़ते हुए डर सा लग रहा था फर्स्ट टाइम में, मैं कह रही क्या हुआ इनका, क्या हुआ इनका। तो रिवाइवल फिर भी थोड़ी बहुत इकोनॉमी इनकी हो गई थी। अब आते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अभी तुम्हें क्या लग रहा है, सब कुछ बहुत इनके यहाँ सुंदर सुंदर हो रहा था? कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म, शॉक थेरेपी के अलावा कुछ नहीं हुआ था? बहुत कुछ हुआ था। जैसे आपने हमारे यहाँ भी देखा गाइस, जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हमारा पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन में अभी आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे चैलेंजेस और नेशन बिल्डिंग में कितने लोगों की मृत्यु हुई, एंड इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो वैसे ही इन लोगों के यहाँ क्या हुआ, जैसे ही ये इनका सिस्टम बदला, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, ये भाई जितने भी थे इनके आपस में भी बहुत लड़ाई शुरू। इनकी जो कंट्री की जनता थी जो है वो कह रही हमारी अलग कंट्री बनाओ, हमारी अलग कंट्री बनाओ, ऐसे ऐसे करते करते इनके यहाँ रुइंस आ गया हर एक जगह पे। तो अब पढ़ेंगे हम टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट। पोस्ट कम्युनिस्ट क्यों, जो कंट्रीज कम्युनिज्म के बाद की हुई, पोस्ट मतलब होता है बाद में, तो उन कंट्रीज़ का क्या हाल हुआ था आफ्टर कम्युनिज्म। तो सबसे पहले वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट हुए। सेशनिस्ट मूवमेंट ये कहाँ हुए थे? रशिया की 2 रिपब्लिक है, चेचनिया, दागिस्तान, और इन्हीं रिपब्लिक्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा अभी रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे भी सुन रहे थे। यहाँ पे सेशनिस्ट मूवमेंट हुए। ये क्या कर रहे थे, ये कह रहे थे हमें रशिया से अलग कर दो, हमें अपनी अलग कंट्री बनानी है, चेचनिया और दागिस्तान वाले। तो मॉस्को ने क्या करा, मॉस्को ने इनके ऊपर बॉम्ब फेंक दिए थे जाके। तो इनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिए जाते हैं इन्हें चुप करवाने के लिए कि ये कोई नहीं हो रहा, तुम्हारा देश भी अलग, चुप बैठ जाओ, ठीक है। तो इनके ऊपर बॉम्ब गिरवा दिए गए थे, और उस वजह से जो है जो चेचन रिबेल्स के ऊपर, चेचनिया के लोगों के ऊपर जो इन्होंने बॉम्ब गिराए थे, इस वजह से मॉस्को को बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड ने कहा था कि उन्होंने बहुत गलत करा है। ऐसे लोगों के ह्यूमन राइट्स को हम ऐसे उन पर बॉम्ब नहीं फेंक सकते, ह्यूमन राइट्स ऐसे नहीं लोगों के तुम छीन लोगे कि ऐसे बॉम्ब गिर दोगे, तो बहुत गलत कहा गया था इस चीज़ को। तो सेशनिस्ट मूवमेंट होने लग गए, ठीक है। सिविल वॉर हुआ, तजाकिस्तान के अंदर जो है सिविल वॉर शुरू हो गया डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, जो 2001 तक चला, मतलब 1991 से 2001 तक सिविल वॉर ही चलता रहा बेचारों के यहाँ पे। जॉर्जिया के अंदर डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस 2 जगहों से आई थी, और इनके यहाँ भी सिविल वॉर हुआ, जॉर्जिया में भी सिविल वॉर हो रहा था। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, सेक्टेरियन सेक्टर, जैसे कि अजरबैजान प्रोविंस के अंदर, जो अजरबैजान एक भाई था इनका, कंट्री जो थी, वहाँ के नगर्नो करब जो लोग थे, जो लोकल आर्मेनियंस थे, वांटेड टू सिसीड टू जॉइन आर्मेनिया। तो इसके इस एरिया के, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे लोकल आर्मेनियंस रहते थे अजर, तो वो चाह रहे थे भाई हमें आर्मेनिया में जाना है, हमें अपना ये टुकड़ा लेके हम तो आर्मेनिया बन जाएंगे, हमारे ये जो, अब आप खुद सोचो एक कंट्री का हिस्सा है, वहाँ के लोग कहने लगे हम तो दूसरी कंट्री का, ऐसे वॉर हो गया। फिर इस वजह से देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। आज तक यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया की हालत सही नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर, और सारे भाई आपस में, सारी कंट्रीज रिवर वाटर के लिए लड़ने लगती है, और इस वजह से ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लाइफ और मुश्किल हो जाती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करें तो धीरे धीरे ये सुधरना कब शुरू होती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जब इनके यहाँ पे आपको पता है कि इनके यहाँ बहुत सारा वो है ना मिनरल्स वगैरह है, तो वो जब ये बेचने शुरू करते हैं तो तब जाके ये कुछ ठीक होते हैं। प्लस साथ ही के साथ में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, ये जो ये वाली कंट्रीज़ हैं, ये मतलब कॉम्पिटिशन का जोन बन गई थी पूरी दुनिया के लिए। ये जो पूरा दुनिया है ना, ये तेल की बहुत भूखी है, क्योंकि पेट्रोल स्कूटी हमें बहुत चलानी है। पेट्रोल कितना ज़रूरी है, नेचुरल गैस कितनी ज़रूरी है, मिनरल्स कितने ज़रूरी हैं, यू ऑल नो। तो ये सब कुछ यहाँ मिल रहा था। तो यूएसए और चाइना, तो अब इनकी नज़र पड़ गई इस एरिया पे, ये इस एरिया को जाके लूटना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे रशिया क्या कहता है, ये तो मेरे भाई हैं, तुम यहाँ पे कहाँ से अपनी दादागिरी चलाने आ गए हो। तो अब टेंशन्स क्रिएट होती हैं ये सेंट्रल एशियन एरिया के अंदर। अब जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, अब यूएसए भी इनसे लिंक करने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी, और रशिया तो करेगा ही, रशिया के तो भाई हैं ये, ठीक है। अब क्या होता है भाई, यूएसए के अंदर जब आपको पता है अटैक्स होते हैं, यूएसए के ऊपर बॉम्ब गिराए जाते हैं जो है 9/11/2001 के अंदर, तो यूएसए क्या करता है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को ना पे करना शुरू करता है, अपने बेसिस बनवाता है यहाँ पे। आफ्टर 11 सितंबर 2001 यूएस वांटेड मिलिट्री बेसिस इन द रीजन एंड पेड गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल सेंट्रल एशियन स्टेट्स टू हायर बेसिस एंड टू अलाउ एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर देम टेरिटरी ड्यूरिंग द अफगानिस्तान वॉर एंड इराक वॉर। तो
तो भाई इस वजह से रशिया नाखुश होता है। रशिया कहता है भाई तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम क्यों जो है अमेरिका वालों को अपनी ज़मीन दे रहे हो अपने एरोप्लेन चलाने के लिए। तो रशिया गुस्सा होता है, बट इनको अमेरिका बहुत पैसे देता है। हाउएवर रशिया परसीव दीज स्टेट्स इट्स नियर अब्रॉड। रशिया कहते हैं यार तुम तो नियर अब्रॉड हो मेरे, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, एंड बिलीव दैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। तो रशिया का क्या चलता है, भाई मैं बड़ा भाई था तुम्हारा सबसे, तुम्हें मेरे इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए। और चाइना हैज़ इंटरेस्ट हियर बिकॉज ऑफ वॉर। चाइना में क्या इंटरेस्ट है भाई, इन पे बहुत तेल है। चाइनीज़ हैव बिगन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड हियर। अब चाइना के बॉर्डर से लगते हैं ये सारी कंट्रीज़, तो चाइना तो हथियाना शुरू कर देता है जगहों को, और यहाँ पे ट्रेड के थ्रू एंटर इन लोगों के यहाँ शुरू हो चुका है चाइना का भी। तो अब ये एरिया कॉम्पिटिशन का जोन बन रखा है। ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो एक कंट्री, अब आगे पढ़ते हैं ना, सेंट्रल एशियन का किस्सा पढ़ लिया। एक कंट्री चेकोस्लोवाकिया, वहाँ जरा पीसफुली सुलटारा हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है पीसफुली। चेक एक अलग कंट्री बन जाती है, स्लोवाक अलग। उस चेक रिपब्लिक में ना पराग बहुत सुंदर सा देश है, वो दोनों ये पीसफुली अलग हो जाते हैं, ठीक है। बाल्कान रिपब्लिक में तो कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जो 10th का चैप्टर था नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें भी हमने पढ़ा था बाल्कान की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 तक हो गया था। तो ये जो बाल्कान रिपब्लिक है ये बहुत ही ना हॉट जोन रहती है हमेशा। तो यहाँ पे एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, इसके इतने पीसेस हुए जितने घर में फैमिली, बड़ी फैमिली वाले पिज्ज़ा के नहीं करते ना, उससे ज़्यादा तो ऐसा हाल हो गया हमारे यूगोस्लाविया का। अभी अगर आप चेक करोगे मैप पे कहीं यूगोस्लाविया नहीं दिखेगा, कोई मैप भी ढंग से आपको मिलेगा नहीं। ये जो यूगोस्लाविया था, यहाँ के लोग लड़ाई करते हैं, वॉर्स होते हैं, सिविल वॉर्स होते हैं, और ये टूट जाता है कितने टुकड़ों में, गिन लो कितनी कंट्रीज़ बनती है यूगोस्लाविया से। क्रोआटिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया हेर्जेगोविना, ये 4 कंट्रीज़ बन जाती है इन कंट्री के से, यूगोस्लाविया से। एथनिक सर्ब्स जो थे अपोज थे। अब यूगोस्लाविया के रहने वाले जो सर्ब्स लोग थे ऑलरेडी, वो जो है इसको अपोज करते हैं। एंड अ मज़ाकर ऑफ नॉन सर्ब बॉस्नीज फॉलोड। ये सब कुछ इनके यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। द नेटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलो द इंटर एथनिक सिविल वॉर। तो नेटो भी इनके बीच में आ जाती है, बॉम्ब भी गिराया जाती है यूगोस्लाविया पे, और बहुत वॉर्स भी होते हैं। तो देखो कुछ पीसफुल नहीं रहा ना, आप खुद देख रहे हो कि यार ना तो इकोनॉमी सही हुई, ना पॉलिटिक्स सही से हुई, ना जुडिशरी बनी, ना कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बना पाए, साथ ही के साथ में इतना वॉर हो रहा है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, सिविल वॉर तक चल रही है। तो तहस नहस हो गए थे इनकी इकोनॉमीज़ और इनका सिस्टम जब ये लोगों ने जो है कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में गए। अगर ये तरीके से गए होते, जैसे अभी चाइना जाएगा, आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, तो इन्हें कुछ बेनिफिट हो जाता। अभी इनको बहुत दिक्कत सहनी पड़ी, तभी तो ये इतने बैकवर्ड हो गए आज के समय पे। कहाँ इतने ताकतवर थे ये, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। यहाँ हम जानेंगे हमारी कंट्री इंडिया का पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री से कैसा जो है फ्रेंडशिप थी। तो भाई हमारी फ्रेंडशिप तो इन सबसे बहुत अच्छी थी, बट रशिया हमारा बना बेस्ट फ्रेंड। आज नहीं, जन्मों जन्मांतर से तुम कह सकते हो रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड रहा है और आगे भी रहेगा, ठीक है। तो इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। हमारी हर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री से अच्छा रिलेशन है, बट बेस्ट फ्रेंड हमारा है रशिया। इंडिया रिलेशनशिप विद रशिया इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया फॉर। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसमें हमारा रशिया के साथ रिश्ता सबसे मजबूत रहता है और सबसे ज़्यादा हम ध्यान भी देते हैं उस पर। इंडियन हीरोज़ जो है ना, हमारे राज कपूर जी, अमिताभ बच्चन जी, वहाँ रशिया वाले अपने घर में बच्चों का नाम रखते हैं ऐसे, मतलब इतने फेमस है हमारे पिक्चरें वहाँ पे, और वो इतना पसंद करते हैं हमारे कल्चर को और हमारी मूवीज़ को, हमारे सॉन्ग्स को। वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन। अगर उस ज़माने में कोई रशिया जाता तो हमारे गाने बजते रहते थे उनके यहाँ पे। एंड इंडिया उनकी मेमोरी का बहुत अच्छा पार्ट था, यानी कि वो इंडिया को बहुत पसंद करते थे सारे जो है रशिया वाले, ठीक है। नाउ जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है, रशिया और इंडिया एक दूसरे की बहुत साथ में रहते हैं हम, और रशिया और इंडिया शेयर करते हैं विजन मल्टीपोलर वर्ल्ड का, कि भाई हम ये क्या चाहते हैं कि भाई ऐसा ये नहीं एक ऐसा देश बने जहाँ रशिया जो है यूएसए की दादागिरी चलते रहे, यूनिपोलर नहीं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, सब कंट्रीज पे पावर है। मोर देन 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। हम लोगों ने आपस में 80 बायलेटरल एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। एंड इवन हम लोगों ने इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001 में भी साइन करा था। इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम रिलेशनशिप फ्रॉम रशिया इन इश्यूज लाइक कश्मीर। हमें रशिया का फ्रेंडशिप होने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा कश्मीर इशू पे मिलता है। एनर्जी सप्लाई, जब भी हमें ऑयल की ज़रूरत होती है रशिया प्रोवाइड करता है, कोई और मिनरल के रशिया प्रोवाइड करता है, और इंफॉर्मेशन शेयर करता है हमारे साथ इंटरनेशनल टेररिज्म पे भी। और रशिया हमारी मदद करने भी आता है जब कभी हम प्रॉब्लम में होते हैं। जैसे जब 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ था तो रशिया हमारी मदद करने पहुंच गया था, तब अमेरिका हमारा साथ देने नहीं आया था, बट रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड
हमारा साथ देने ज़रूर आया था। अब रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड क्यों है, उसको भी हमारे से कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो रशिया बेनिफिट्स होती है क्योंकि हम उसके सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है। हम जितना गोली बारूद बंदूक खरीदते हैं अपने मिलिट्री के लिए, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट वो हम रशिया से खरीद रहे हैं, तो हम उसके बहुत बड़े कस्टमर भी हैं। इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। वो ये जो इतने बड़े बड़े जहाज हम मंगाते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें हमारे इंडियन मिलिट्री की, वो सब रशिया से आती हैं। इंडिया इज़ एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन। हम ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, हमारे पे तो बहुत तेल नहीं है, और रशिया ऑयल एक्सपोर्टिंग है। तो इसलिए जब भी हमें ऑयल चाहिए होता है हम रशिया से खरीदते हैं, औरों से भी खरीदते हैं, रशिया से भी खरीदते हैं। और कभी हम मुसीबत में होते हैं ऑयल क्राइसिस में, रशिया मदद करने आ जाता है। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड अदर रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। हम क्या, अब हमारे पे है, हम रशिया से ऑयल मंगाए, कहीं और से मंगा ले, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम इनसे ज़्यादा अपना ऑयल मंगाएं, ठीक है। और इस वजह से हम एक दूसरे के, सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है हमारे बीच में, खाली पार्टनर्स भी हैं, कॉपरेट भी करते हैं, ठीक है जी। रशिया इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान ऑल्सो। रशिया मतलब एक हमारा ऐसा दोस्त है जो हर मुसीबत में हमारी मदद करने के लिए ज़्यादातर तैयार रहता है, रेयर केसेस को अगर आप छोड़ दो, ठीक है। जैसे चाइना वॉर में इतनी मदद नहीं करी थी हमारी, रशिया ने, चुप रहा था रशिया, ठीक है। आगे आगे पढ़ोगे या आने वाले चैप्टर में, इसलिए अभी थोड़ा बहुत बताती रहती हूँ। तो रशिया इज़ इंपॉर्टेंट इन इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। जब हमारा इंडिया का स्पेस इंडस्ट्री का जो रीड करते हैं, एंड असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग क्रायोजेनिक और रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट। तो जब हमें क्रायोजेनिक रॉकेट की जरूरत थी तो रशिया ने हमें दिया था। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट, और साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे भी हमने बहुत कोलैबोरेट करा है। तो विद दिस आप समझ सकते हो कि रशिया हमारा पक्का वाला दोस्त है, और बाकी कम्युनिस्ट कंट्रीज भी हमारी दोस्त रहीं, बट रशिया वॉज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब एक बार ये इकोनॉमिक्स, हमारे बेनिफिट्स रशिया और हमारे, देखो यहाँ पे बता रखा है, सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर। जब हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर कंपनीज जब हम बना रहे थे तो सोवियत यूनियन ने हमारी मदद करी। इट गेव एड, उसने भी दिए। टेक्निकल टेक्नोलॉजी असिस्टेंस करी फॉर स्टील प्लांट्स, जैसे हमारे जो भिलाली, बोकारो, विशाखापट्टनम में जो स्टील प्लांट्स लगे हैं वहाँ रशिया ने हमारी मदद करी। देखो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है इस्टेब्लिश करने में रशिया ने मदद करी, ठीक है। एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ। तो आप देखो, सोवियत यूनियन, ऐसा नहीं है रशिया से ही हमारे लिंक्स है, जब रशिया सोवियत यूनियन था, जब ये 15वां इकट्ठे थे, तब से हमारे लिंक्स हैं। तो देखो, जब हमारे पास एक समय ऐसा था जब फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करने का इतना जरिया नहीं था, तो इन्होंने हमारे इंडियन रुपीस तक एक्सेप्ट कर लिए, तो मतलब हमारे पक्के दोस्त थे ये। पॉलिटिकल बात करें तो सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन ऑन कश्मीर इशू इन द यूएन। तो आज से रशिया हमारा दोस्त नहीं, सोवियत यूनियन के ज़माने से कश्मीर इशू पे यूएन में सोवियत यूनियन ने हमें सपोर्ट करा था, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग मेजर कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान। तो मैंने आपको बताया 1971 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, जिसे बांग्लादेश वॉर कहते हैं हम, जब बांग्लादेश बन गया था जिस वॉर के बाद, तो भाई उसमें रशिया हमारी इतनी बड़ी मदद करने आता है, ठीक है। इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशियल वेज बट इनडायरेक्ट। हम भी सोवियत यूनियन की मदद करते थे बट इनडायरेक्टली करते थे। डायरेक्टली इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि हम नैम के हिस्सा थे और हम नैम में बिलीव करते थे। हम नैम क्या है वो आगे पढ़ लोगे। मिलिट्री, तभी मैंने कहा है भाई पॉलिटिकल लिया तो पढ़ना पड़ेगा। तो सारे चैप्टर को मैं तुम्हें ऐसे अमेजिंग वे में पढ़ाऊंगी कि तुम्हें ये पढ़ाई ना इंटरेस्टिंग लगेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा ये सब कुछ जान के। लोग कोई होगा ये टॉपिक लीव करवा देगा, मैं नहीं कराऊंगी। ये देखो, सोवियत यूनियन के समय से हमारे अच्छे लिंक्स थे। इंडिया रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम सोवियत यूनियन एट टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विद मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। तो देखो, हम उस जमाने से सोवियत यूनियन से मिलिट्री भी जो है रिसीव करते थे। सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट। तो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट जॉइंटली प्रोड्यूस होते थे सोवियत यूनियन। कल्चर की बात करें तो आज से नहीं, जब से सोवियत यूनियन था फिर रशिया बना, हमारे कल्चर को वहाँ बहुत एक्सेप्ट करा जाता है। हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन सोवियत यूनियन। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर हमारे बहुत सारे इंडियन राइटर्स जाया करते थे। गाइस, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आप लोगों का, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। नाउ अब आपको अगर इसके नोट्स देखने हैं तो देखो, पहले तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स पिंड कॉमेंट में लगा दिए हैं, वहाँ से तुम रिवाइज कर सकते हो, और प्लस एक लिंक लगाया है इंस्टाग्राम पे, सारे नोट्स अपलोड कर दिए, वहाँ से जाके डाउनलोड कर देना, ठीक है जी। कम्युनिटी पे भी अपलोड कर दूंगी, बट ये पिन कमेंट वाले देख लो, यही सारे नोट्स है रिवीजन के लिए एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट को चेक कर लो, नई प्लेलिस्ट बन गई है 2024-25 बैच की, आप लोगों के बैच की, प्लस हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बन गई है, हिस्ट्री भी पढ़ानी शुरू करा दी है, बाकी सब्जेक्ट भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। और बाद में वीडियो देख रहे हो तो तुम अगर ह्यूमैनिटीज़ के हो तो हर एक सब्जेक्ट तुम्हें मिल जाएगा। तुम बस एक काम करो यार, सब्सक्राइब कर दो अपनी दीदी के चैनल को, और जरा कोई ह्यूमैनिटीज़ का ग्रुप हो तुम्हारा, कोई भी दोस्त हो तुम्हारे ह्यूमैनिटीज़ वाले, सबके साथ शेयर कर दो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।